फाइन, ये वाली स्लाइड तो मुझे याद है। जो मुझे याद है मैं उसका जो है वो आपको बता देती हूँ, वहीं से शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ से जो है वो वी डिड इट। ठीक है, अच्छा देखें, अभी 9 बजने में तकरीबन 3 मिनट हैं। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप पे बेटा बोल दिया इर्जा आपने? वर यू इन्फॉर्म्ड? आपको ग्रुप पे पहले भी मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने, 2 स्टूडेंट्स ने मैसेज किए होंगे। नहीं, नहीं आया किसी का। ओके फाइन, आप मुझे अपना नंबर भेजो इर्जा। मैंने अभी व्हाट्सएप किया है आपको बेटा। ठीक है, सो यू हैव माय नंबर एज वेल। अब कुछ भी होगा सो आई विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ यू बिकॉज यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ऑल ऑनलाइन सेशंस, सो इट्स बेटर टू स्टे इन टच डायरेक्टली। ठीक है जी, व्हाट्सएप चेक कर लो अपना। अभी बस 9 बजने में तकरीबन 2 मिनट है। मैं स्टार्ट करती हूँ फिर लेक्चर। अच्छा जी, इर्जा कैन यू सी द स्क्रीन? मैंने यहाँ पर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की स्क्रीन शेयर की हुई है, आप देख पा रही हो? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखिए, जब हम चेंज की बात करते हैं, चेंज का मतलब होता है कि कोई नई चीज लाना, कोई नई चीज को ट्राई करना, कोई नया प्रोसीजर, कोई नई पॉलिसी, कोई नया इक्विपमेंट लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। ठीक है, तो चेंज, लोग जो हैं वो, हम जैसे पहले पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि लोग जो हैं वो चेंज को रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके थे स्लाइड्स पे कि लोग जो हैं वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं, एंड उनको क्या होता है, उनको एक तरीके से वो हो रहा होता है, स्ट्रेस हो रहा होता है। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है जहां पर वो आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, कल्चरल लेवल पे भी हो सकते हैं, और बाकी सारी जगह, मतलब देर आर सो मेनी अदर रीजंस
जो कि आपके स्ट्रेस को कॉज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हर इंसान का ना स्ट्रेस लेने का और अपने प्रेशर को रिलीज करने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर डिमांड्स आते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फिर कुछ होते हैं फंक्शनल स्ट्रेस को हम फंक्शन का मतलब तो हमें पता ही है, फंक्शनल का मतलब है डिपार्टमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे टीम का तो काम हो रहा है, टाइम से सब कुछ हो रहा है, एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी जॉब बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हूँ, बट हमारा डिपार्टमेंट जो है वो लॉस में जा रहा है, तो डिपार्टमेंट की वजह से मुझे भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली, मुझे स्ट्रेस जब होगा, सो दिस टाइप डिपार्टमेंटल स्ट्रेस को ये कहा जाता है, बिकॉज वी हैव टू वर्क लाइक टीम। तो ये अगर मैंने अपना काम कर लिया है और मेरे टीम मेंबर, किसी और टीम मेंबर का काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है कि मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसकी हेल्प करना शुरू कर दूंगी, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द टीम वर्क। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस बिकम्स एक्चुअल स्ट्रेस, जब स्ट्रेस जो है वो नेगेटिविटी के अंदर आ जाता है। नेगेटिविटी के अंदर कब आता है, जब हम अनसर्टेन होते हैं कि हमारा आउटकम कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, एंड व्हेन द आउटकम इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव द आउटकम, तो हमारा स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर आर पर्सनल फैक्टर्स एज वेल एज देयर आर जॉब रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, देयर आर पर्सनल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस एंड देयर आर जॉब रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स के अंदर या सिम्टम्स के अंदर, हम बात करते हैं। इस स्लाइड को अभी मैं नहीं कवर कर रही हूँ, आप पहले एक चीज देखें। आई ऑलवेज टेल to my students and to everyone I talk to about stress. Stress के लिए ABC is very important. A for awareness, B for balance, and then C for control. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, you should be aware कि आपको किस वजह से स्ट्रेस है, what is the cause of the stress. ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, you should be aware about it कि आपको किस रीजन से स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद आप बैलेंसिंग के ऊपर और कंट्रोलिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस हमें पता कैसे चलता है कि वी आर इन स्ट्रेस, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स का मतलब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, अचानक से जब हम टेंशन में होते हैं या हम एंजाइटी में होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल, हमारा हार्ट लेवल, हमारा बीपी सब कुछ बढ़ जाता है। इवन हमारी ब्रीदिंग रेट्स जो है, पल्स रेट जो है, वो भी हमारा जो है वो एज पर दी नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रही होती है, इट गेट्स हायर, इट शूट्स अप। ठीक है, कुछ लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को लाइक मे बी उनको स्वेटिंग होने लगती है, तो ये फिजिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता जाता है दिस पर्सन इज इन स्ट्रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल जॉब रिलेटेड चीजों के ऊपर। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है लाइक अब आपका क्या मतलब है, यानी इट्स फ्रॉम द इनसाइड यू। ठीक है, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है आपके ब्रेन से रिलेटेड बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेंशन होती है, आपको एंजाइटी होती है, आप जो है वो इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इरिटेट का मतलब है एग्रेशन आपके उसमें आना, रिटेलिएट करना। ठीक है, आप अपने जॉब से बेसिकली, दिस इज एक्चुअली विद इन यू, फ्रॉम विद इन यू। ठीक है ना, सो देयर इज अ टर्म सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है मुतमईन होना, और उसका ऑपोजिट तो नहीं होता है, बट जो सेटिस्फैक्शन, मुतमईन और गैर मुतमईन होना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्वांटम बेसिकली। ठीक है ना, तो जब हम अपनी जॉब से गैर मुतमईन क्यों होंगे, मैं अपनी जॉब को क्यों नहीं पसंद करूंगी, व्हाई आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम माय जॉब, देयर मस्ट बी रीजंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ग्रीवेंस हो रही है कि मेरा जो बॉस है वो मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, मुझे प्रमोशन डिजर्व कर रही हूँ मैं, मेरा ड्यू है प्रमोशन, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, सो आई विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन will actually be very like obvious through my irritation and my my behavior. तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, इरिटेशन हो गया, बोर हो गई। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है व्हेन आई एम एक्चुअली इंटेंशनली डिलेइंग एनीथिंग, कि मैं ये कल कर लूंगी, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, और वो कल जो है बेसिकली कभी भी
नहीं आता है, ठीक है। लाइक मैं अपने फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स को बोल रही होती हूँ, बच्चों तुम लोग जो है वो स्टार्ट कर दो ऑनलाइन क्लासेस लेना, फिजिकल के साथ साथ इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ यू स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड इज जस्ट टेलिंग मी, हाँ जी मिस हम कल से कल से पक्का हम ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, बट येट दे आर नॉट, एंड वो दैट कल विल एक्चुअली नेवर कम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर। यहाँ पर बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, आपका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, तो दैट शोज दैट यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड। बट स्ट्रेस के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, आप एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं जॉब से, आप जॉब स्विच करने का सोच रहे होते हैं, ठीक है। आपके ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि एग्जाम्स के दौरान या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है या हमारी भूख उड़ जाती है, दो टाइप के, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। इवन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, ठीक है। आई फॉल इन अ कैटेगरी जहां पर मेरी नींद उड़ जाती है बट मुझे भूख बहुत लग रही होती है, व्हेन आई एम इन स्ट्रेस, तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। तो दीज आर एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जिसको हमने तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब हमने बात कर ली, वो तो हमने एक अवेयरनेस क्रिएट कर ली कि हाँ हमें हमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वी गॉट अवेयर कि क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस हो गया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग पार्ट, दैट हाउ वी एक्चुअली कैन कोप विद द सिचुएशन। हम स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम सही पोजीशन के ऊपर सही एम्प्लॉय को हायर करें, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस हो दैट इज सपोज टू बी वेरी गुड, ठीक है। हम रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यूज करें ताकि हम कंफ्यूजन स्टेट को, एम्बिग्यूअस स्टेट को, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर सके। तो रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू के अंदर का मतलब क्या हो गया, इसकी एग्जांपल यूं समझ लो बेटा, जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे जॉब के ऊपर जो है ना, एक्चुअली वी जस्ट हैड गॉट द फ्यूमिगेशन डन, और तुम लोगों को ये पता होगा कि मुझे साइनस का बहुत इशू रहता है, तो आई एम लाइक नॉट रियली वेल दीज डेज। एनीवेज वापस आते हैं। हाँ जी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से हम जॉब इंटरव्यूज को जॉब से रिलेटेड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास इंटरव्यू पे आए, अब मैं आपसे बोलूं टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हिच एक्चुअली आर द 4 or 5 क्वेश्चंस व्हिच वी डू ask the candidates, ठीक है, what are your strengths and weaknesses, tell me something about yourself. We actually are checking the communication skills of the individual, the confidence level of the individual, and actually making ये 2-3 क्वेश्चन शुरू में इसलिए करने भी जरूरी होते हैं, to make that to make the candidate or the other person comfortable, कि हाँ वो comfort zone के अंदर आ जाए। Then we start asking the job related questions, ठीक है ना। जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस में भी अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हायर कर रही हूँ, तो मैं उसको कुछ ट्रांजैक्शंस दे के बोल सकती हूँ कि प्लीज कुड यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर मी। तो बैलेंस स्टेटमेंट जो है वो जब वो तैयार करेगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि दिस पर्सन की जो है वो कितनी नॉलेज है अकाउंट्स की, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगी कि व्हाई दिस इन क्रेडिट, व्हाई दिस इन डेबिट, या ये क्या है, ये अकाउंट रिसीवेबल, हाउ डिड यू थिंक दैट दिस इज रिसीवेबल, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने जब कर लिए ना, तो ये मेरी जॉब की कंफ्यूजन्स को रिड्यूस कर देगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ दिस पर्सन ही इज द आइडियल पर्सन, ही इज द बेस्ट रिसोर्स, तो मैं इसको हायर कर लूं, ठीक है। improve organizational communications. अब communication is the key part between all the departments within the organization as well as outside the organization. तो कम्युनिकेशन जो मैंने अभी शुरू में ही आपको बोला था कि 2-3 क्वेश्चंस मैं ऐसे जेनेरिक करूंगी इंडिविजुअल से कि मुझे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का आइडिया हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कितना सही तरीके से कस्टमर हैंडलिंग के अंदर ये इसको यूज कर सकते हैं इस रिसोर्स को, या इसको हमें बैक एंड पे रखना है, ठीक है ना। डेवलप अ परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम, और फिर हम एक अप्रेजल एम्प्लॉयज का अप्रेजल फॉर्म जो है वो प्लान करके रखते हैं, ठीक है। और वो अप्रेजल हर 4-4 महीने पे होगा, हर सेमी एनुअली होगा, किस ड्यूरेशन के, साल में एक दफा होगा। फिर हम जॉब को रीडिजाइन करते हैं। रीडिजाइन का मतलब ये जाता है कि अब जॉब के अंदर हमें जॉब इनरिचमेंट करनी है, जॉब इनलार्जमेंट करनी है। इनरिचमेंट का मतलब है कि आपको कुछ आगे ग्रोथ देनी है,
ठीक है। और इनलार्जमेंट का मतलब है कि सेम जॉब पोजीशन के ऊपर रहते हुए आपकी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, शफल कर दिया जाए, इन ऑर्डर टू अवॉइड बोर्डम। ठीक है। प्रोवाइड अ काउंसलिंग प्रोग्राम। अब कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, देखो, आजकल इन दी एचआर डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू हायर आपके साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। मैंने तकरीबन 7-8 साल से मैं ये देख रही हूँ, लास्ट अगर मैं बात करूँ तो, कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को इन दी स्पेसिफिकली इन दी एचआर डिपार्टमेंट हो गई है। रीजन बीइंग, हमारा काम एचआर के अंदर ऐसा होता है कि वी हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द पीपल। अब हर इंसान का जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो स्ट्रेस के अंदर कभी कभी कुछ लोगों का बिल्कुल ही अनवांटेड सा बिहेवियर आ जाता है, दे स्टार्ट अब्यूजिंग द अदर इंडिविजुअल, और दे स्टार्ट इवन एक्चुअली एट टाइम्स ये भी देखा है हिटिंग और स्लैपिंग, बीइंग वेरी एग्रेसिव। तो ऐसे एम्प्लॉयज को ना कभी कभी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इफ यू गो एंड विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। देयर आर टू टर्मिनोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट इज दे यूजुअली काउंसल यू थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू डिस्कशन। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन, एंड एक्चुअली देयर इज नो हार्म इन टेकिंग मेडिसिन इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ वेल। ठीक है। ऑफर टाइम प्लानिंग मैनेजमेंट असिस्टेंस। बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, मेन कॉज जो होता है वो स्ट्रेस का ही होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। अब फॉर एग्जांपल यू गाइस आर स्टूडेंट्स, अब तुम्हें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का पेपर इंशाल्लाह मार्च फेब में या मार्च में देना है, राइट? तो अब क्या है कि तुम्हें अपना टाइम प्लान अकॉर्डिंगली करना चाहिए कि मेरी फेब तक, यानी अगर फेब में भी देना है पेपर तो तुम्हारा 31st ऑफ जनवरी तक तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इवन आई नो दिस थिंग कि हम लोगों की डेडलाइन है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो इफ लाइक होता क्या है कि हम लोग बहुत सुकून से बैठ जाए कि नहीं अभी तो पूरा 1.5 महीना 2 महीना बाकी है, और हाँ, और रोजाना हम यही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि हाँ जी हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट टुमारो एक्चुअली नेवर कम्स। तो टाइम आपने वेस्ट बहुत कर दिया है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग इट, राइट? तो आपने अपने टाइम को बहुत यूटिलाइज करना होता है केयरफुली। रीजन बीइंग टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। रीजन बीइंग यू कैन सेव मनी बट यू कैन नॉट सेव टाइम। तो जॉब के ऊपर भी जब आपको दिन के अंदर थिंग्स टू डू की लिस्ट 20 चीजें हैं और आपको एक दिन के अंदर वो 20 काम करने हैं, तो ऑफ कोर्स आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इफ यू आर पुअर टाइम मैनेजर, सो स्ट्रेस तो आपको 110% होगा। तो स्ट्रेस का मेन रीजन ये होता है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज योर टाइम। ठीक है ना? और पाकिस्तानी होने के नाते तो हम सबको टाइम जाया करने का एक तरीके से शौक होता है। ऑलराइट, लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग ऑन द चैट स्क्रीन। मैम हमारे एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, मैनेजमेंट से पूछते पे उन्होंने बोला है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 20 नवंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। हो, एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट है। मैम हमारे कितने परसेंट कोर्स कवर हो चुका है? 60 to 70%। एग्जैक्टली। ऑलराइट, नहीं 60 to 70% कोर्स कवर हो चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को याद हो, तुम लोगों में से कुछ बच्चों ने पेपर अभी दिए थे, तो इनके लिए जो है वो थोड़ा सा रिवीजन वाली चीज मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्योंकि ऑनलाइन होता है, फिजिकल क्लास के अंदर पता क्या होता है, आई आस्क क्वेश्चन और स्टूडेंट वहीं पे हाथ खड़ा कर देते, तो मुझे आइडिया है कि मेरी फिजिकल क्लास में से समवट अराउंड, फिजिकल क्लास आपके बाद स्टार्ट हुई थी, उसमें से तकरीबन समझ लो 70 to 80% लोग दिसंबर में पेपर दे रहे हैं। तो फिजिकल वाला भी मेरा कोर्स जो है ना, वो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर 8, 9, 10, 11 ये 4 टॉपिक्स रहते हैं, और वो 8, 9, 10, 11 मेरे लिए 1 महीना काफी है कंप्लीट कराने के लिए। तो अगर तुम लोग दिसंबर में देना चाह रहे हो पेपर, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइस कैन सिट इन द दिसंबर पेपर, बैठ जाओ। ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। इसमें तुम्हारी अपनी मेहनत भी होगी क्योंकि तुम लोग अभी ऑनलाइन वाले बच्चे हो। फिजिकल वालों का तो होता ही है कि थोड़ा सा डांट डपट के किसी तरह से कंट्रोल वंट्रोल करके ना चीजें काबू में आ जाती हैं। अच्छा, नहीं, अगर तुम दिसंबर में पेपर देना चाह रहे हो, और उन सारे बच्चों के लिए जो दिसंबर में पेपर देना चाह रहे हैं, आई होप कि आप लोगों के पास जो है वो सीमा का स्टडी टेक्स्ट मौजूद है। ठीक है, आई होप आपके पास सीमा का स्टडी टेक्स्ट मौजूद है। और सीमा के स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर राउंडअप्स की समरी बनी हुई है। हर चैप्टर के पीछे राउंडअप की समरी बनी हुई, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं,
और उनके हर चैप्टर के एंड के ऊपर ना कुछ एमसीक्यूज हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपको वो चैप्टर राउंड अप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। उन सारे चैप्टर राउंड अप्स को रीड करके जाओ, ठीक है। और आप मेक श्योर करें कि आपके पास जो है वो एमसीक्यूज के आंसर्स आप सॉल्व करके जाओ। रीजन बीइंग कि उन चैप्टर राउंड अप में से तकरीबन 10 से 15 एमसीक्यूज आपके उस सीमा स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर राउंड अप से आ जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू मोहम्मद नईम? जी। अब अच्छा किया ये आपने मुझे बता दिया है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं देख लेती हूँ। व्हाट आई वाज हैविंग इन माइंड वाज टू गेट इट इन द पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन करके। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करो, जो कोई भी ग्रुप का एडमिन है ना, वो खुदा के लिए मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड कर ले। जो तुम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसके ऊपर मुझे ऐड कर लो। मैं उधर भी मटेरियल शेयर कर सकती हूँ, बुक से तस्वीर क्लिक करके शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जो है ना वो ग्रुप पे ऐड कर दो। इनिशियली आई वाज देयर, बट फिर मैंने अपने एग्जिट कर दिया था ग्रुप को। उसकी वजह ये थी कि इतनी अननेसेसरी कन्वर्सेशन होती थी कि आई डिड नॉट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इट। और जो भी अननेसेसरी चीजें या पोस्ट और वीडियोस वगैरह शेयर करे, उसको निकाल दूंगी मैं ग्रुप से। सो प्लीज उसके ऊपर अगर मुझे ऐड कर दो तो वुड बी ग्रेट। ठीक है, नहीं, दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अभी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं आखिर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है जी, ये टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम चेंज लेके आ रहे हैं, अब हम इसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप चेंज की तारीफ करें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि चेंज क्यों जरूरी था और चेंज ने आपको कैसे हेल्प किया है। जब आप किसी चीज की कदर करेंगे ना, तो ही आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्रिएट अ सिंपल कंपेलिंग मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाई चेंज इज नेसेसरी। आप हमेशा एक बात याद रखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये कभी हमने नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी इस तरह से ले सकते हैं, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। अगर अल्लाह करे कि कोरोना कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कोरोना कंट्रोल में नहीं आता है, तो हमारे पास कोई फिजिकल क्लासेस से भी दोबारा बच्चे ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है ना। सो रीजन इज कि चेंज, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ, लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ठीक है ना। रीजन ये होता है कि जब आपके पास कोई तरीका नहीं होता, तो आपने कोई ना कोई तरीका इन्वेंट करना होता है, इजाद करना होता है। तो नई चीजों पे तो आपको मूव करना ही करना है, और टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली एंड ऑनेस्टली। हमें कम्युनिकेशन को कहीं पे भी रोकना नहीं है। आप ओपन होके बात करें, जो भी रीजन है ऑनेस्ट हो। कांस्टेंट मतलब हर वक्त करते रहें, ताकि जिस वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो, जिस वक्त भी कोई ग्रीवेंस आई, जिस वक्त भी कोई मसला आए, तो आप देन एंड देयर थ्रू डिस्कशन उसको ओवरकम कर ले, रादर देन उस छोटे से मसले को ना डिस्कस करके, इग्नोर करके, अवॉइड करके एक बड़ा मसला क्रिएट कर ले। ठीक है ना। फोस्टर एज मच एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन एज पॉसिबल। एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व रखें, इससे एम्प्लॉइज की कमिटमेंट बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैमिलीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हर हर डिसीजन मेकिंग के अंदर, भले वो उन उनके जहन में वही होता है, डिसीजन वही ले रहे होते हैं, बट क्या होता है वो अपने बच्चों को बड़ा इन्वॉल्व रखते हैं कि हाँ बेटा आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी में। लाइकवाइज डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ मैनेजर्स होते हैं जिन जो कि अपने एम्प्लॉइज से मशवरा कर रहे होते हैं, तो उस एम्प्लॉय जो कि एक नया एम्प्लॉय होता है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि मेरा मैनेजर मुझसे बात करता है, डिस्कस करता है, हर चीज में मुझसे मशवरा लिया जाता है। ठीक है। एनकरेज एम्प्लॉइज टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी होती है एम्प्लॉइज के अंदर भी, इन योर प्रोफेशनल एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम टूट जाएंगे। वी नीड टू स्टे फ्लेक्सिबल। फिर हम बात करते हैं, रिमूव दोज हु रेजिस्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। कुछ लोग होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो चेंज होना ही नहीं, दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, वी डोंट केयर बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट दिस चेंज। सो उन लोगों को ग्रुप से निकाल देना चाहिए, उनको जो है वो शफल कर देना चाहिए, उन्हें कहीं और किसी और
पोजीशन पे प्लेस कर देना चाहिए, ताकि वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली एग्जांपल तो तुम लोगों ने सुनी होगी। तो वो क्या होता है, वो एक बंदा जो है वो रेजिस्ट कर रहा था, तो उसको देखा दाखी और बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट उसको शफल कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज केपेबल ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज जो है वो हर वक्त ट्रेंड के हिसाब से होता रहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। हम प्रेजेंट में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया किधर जा रही है। आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर। मैं हमेशा सोच रही होती हूँ, तुम लोगों ने अगर देखा होगा, आई डोंट नो, पहले हमारे पास जो टूथपेस्ट आता था घरों के अंदर, तो उसकी जो ट्यूब होती थी दैट यूज्ड टू बी ऑफ वो एल्युमिनियम फॉइल वाली होती थी, ठीक है ना। और वो जो आई मीन जो उसकी ओपनिंग होती थी, उससे ज्यादा तो वो साइडों से लीक होकर के निकल जाता था। रिमेम्बर दैट। अब क्या, आप अगर देखो तो आप सारे टूथपेस्ट अगर आप देखें तो दे आर कमिंग इन द प्लास्टिक पैकिंग। ठीक है, मजे की बात अब तुम्हें बताती हूँ मैं। अगर तुम लोगों ने नियोमाइसिन या पॉलीफैक्स की ट्यूब देखी हो, जो कि एंटी बैक्टीरियल ट्यूब्स हैं, जब हमें कट या चोट लग जाती है तो हम पॉलीफैक्स या नियोमाइसिन यूज करते हैं। और मजे की बात है कि दुनिया जो है वो मूव कर गई है प्लास्टिक ट्यूब्स के ऊपर, बट ये दो ट्यूब्स जो अभी तक जो है वो एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर है, जो कि फ्रिज के अंदर जाता है, उसके ऊपर पानी लगता है और रस्ट हो जाता है। यानी एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट यू आर स्टिल सेलिंग, the height of actually non-seriousness and carelessness, ke you are still selling that in the aluminum foil tubes, if you have noticed this। किसी ने नोटिस किया है यहाँ पर ये होते हुए? ठीक है जी। अच्छा, मेक लर्निंग अ वे ऑफ लाइफ। तुम लोग इसमें जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो वैसे इन पर्सन जानते हैं, तो यू वोंट बिलीव, आई ऑलवेज टेल दिस एंड से दिस, इसमें कोई मैं छोटा नहीं हो जाती। मैं रोजाना अपने स्टूडेंट से जब मैं बात कर रही होती हूँ, उनसे डिस्कशन कर रही होती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखती हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर किसी भी दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई विल स्टार्ट ट्रस्टिंग, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व करना बंद कर दूंगी कि मेरी सराउंडिंग में क्या चेंजेस आ रही हैं। सो इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द ट्रेंड, you should actually be flexible and you should be adaptable, ready to change and ready to learn। ठीक है, आप एक्टिवली सपोर्ट करें डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स को और चेंजेस को, क्योंकि उस चेंज को सपोर्ट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट को, आप काम की इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करें तो बेसिकली यू आर एक्चुअली हेल्पिंग योरसेल्फ इन वन वे और द अदर। डाइवर्स टीम्स के ऊपर जाएं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस होगा, आपका विजन बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी। ठीक है, आपकी सोच बढ़ने से क्या होता है, यू कम अप विद डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज। तो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज क्यों जरूरी होते हैं? देखें, अब रोजाना किसी ना किसी चीजों का चेंज जो है वो आपको नजर आ रहा है इन योर सराउंडिंग। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और आपने इनकरेज करना होता है इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन्स को, अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालात के लोग, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स लोगों का मतलब होता है, ये मैवरिक का मीनिंग है, ठीक है। मैवरिक का मतलब होता है इंडिपेंडेंट माइंडेड पीपल, इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है वो अपना दिमाग खुद यूज कर रहे होते हैं, वो अपनी अकल यूज कर रहे होते हैं, वो ये नहीं कि हाँ जी लकीर के फकीर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो जैसे होता आया वो वैसे ही होता जाएगा। अनऑर्थोडॉक्स इज द ऑपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स, मींस यू थिंक दैट अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यू ट्राई टू इंक्वायर, यू ट्राई टू रिसर्च, यू ट्राई टू चेंज, यू लुक फॉर द क्रिएटिविटी। तो मैवरिक्स का मतलब हो जाता है इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेल्टर ब्रेक थ्रूज। अच्छा जी, ब्रेक थ्रू हर चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। शेल्टर का मतलब है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए नए आइडियाज, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ये शेल्टर ब्रेक थ्रू है, ठीक है। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के बगैर ये ऑनलाइन क्लासेस वर नॉट पॉसिबल। बिल्ड द डीप इन ट्रस्ट, ऑफ कोर्स आप किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लाइक यू गाइज ऑल गेट ऑनलाइन
ऑन टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ पर जबकि 2 बच्चों को बोला भी था, इसमें से एक फवाद है, उसकी तो मैं बाद में क्लास लूंगी, कि फवाद ग्रुप पे बता दो कि हमारी क्लास के टाइमिंग चेंज हो गए, मगर मजाल है कि उसने ग्रुप पे बताया हो, ठीक है। तो मजाल है कि फवाद तुमने ग्रुप पे मैसेज किया था, किसको मैसेज किया था, किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। अब मैं कोई काम तुम्हें दिया करूं तो जरा जिम्मेदारी के साथ काम किया करो, ओके। नाउ हम अब जा रहे हैं इनोवेशन पे। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी, ठीक है। अब ये पहला वर्ड ही आ गया, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ यूनिकनेस, सम यूनिक वे, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब यूजुअल से हटके, जो रोजाना होता रहता है उससे कुछ हटके, कुछ अनयूजुअल, कोई यूनिक, कोई नया, जदीद, ठीक है। टेक्नोलॉजी लगाना या कोई अपना आइडिया लेके आना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिविटी। इनोवेशन, ऑफ कोर्स इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिव प्रोसेस होता है। बेसिकली इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी मैं कहती हूँ मीनिंग एक है, क्योंकि आउटपुट एक है, ठीक है। आउटपुट क्या है कि हम कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हम कोई नया वर्किंग मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने कोई नई सर्विस लॉन्च कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं आइडिया चैंपियन। आइडिया चैंपियन नाम से ही पता चल रहा है, अब ये वो क्रिएटिव या इनोवेटिव कंपनी होगी जो पहली दफा कोई नया आइडिया लेके आएगी। पहली दफा कोई नया आइडिया लेके आएगी मतलब, अब आप ये देखें उबर करीम, पहले कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे बैठे टैक्सी बुला लेंगे, ठीक है, नहीं सोचा था। हम उबर करीम की ड्राइव, उसका पूरा रूट, वो सब कुछ पूरा मैप आ रहा होता है, वी नेवर थॉट अबाउट इट। कभी किसी ने ये सोचा था कि आप घर बैठे बैठे फूड ऑर्डर कर देंगे, फूड पांडा। These are all apps which you are using, तो these are the all idea champions। यानी ये पहले नहीं था, ये नई नई चीज, ये जो जो चीज पहले नहीं थी मार्केट के अंदर, ये कंपनीज, ये एप्स, वो सर्विसेज लेकर आई हैं। सो दीज आर एक्चुअली इनोवेशंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड एंड दे आर सक्सेसफुल, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है समझने वाली, ये एप्पल और गूगल की कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। इसको हम स्किप करते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज एप्पल। एप्पल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा होता है। गूगल, वी ऑल नो, गूगल डॉक की फैसिलिटी हो गई, गूगल क्रोम आप यूज कर रहे होते हो, फिर आप गूगल की सर्च इंजन यूज कर रहे होते हो, एंड देन गूगल ड्राइव यूज कर रहे होते हो। सो वी ऑल नो व्हाट इज दिस। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, पैसिफिक रीजन, आपका यूरोप, दीज वी, इट्स आउट ऑफ द सिलेबस, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस स्लाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उसके लिए हम इनपुट डालते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होता है, फिर डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इनोवेशन का क्या सिस्टम है। इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी, जदीद टेक्नोलॉजी, समथिंग यूनिक का क्या सिस्टम है। एक्चुअली इनपुट क्या होगा, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स अगर हम हायर करेंगे, कुछ लोग होते हैं वो हटके ही काम कर रहे होते हैं, उनका हुलिया भी कुछ हटके होता है। इवन आई विल वेरी ऑनेस्ट, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, या आई एम अ वेरी हटके पर्सन, ठीक है। मेरे दिमाग में हर वक्त खुराफाती, तुम लोग को भी पढ़ाती रहती हूँ, तुम लोग की टीचर हो ना, तो तुम लोग का असर आ गया थोड़ा मेरे ऊपर। तो होता क्या है कि आई गेट टू हैव न्यू आइडियाज कि हाँ अच्छा ये चीज ऐसे हो सकती है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्हेन वी हायर सो मेनी इंडिविजुअल्स, तो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब जब वो ग्रुप फॉर्म करेंगे तो ऑफकोर्स एक प्रोसेस बनेगा, एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, मुझे रिसोर्सेज भी मिल रहे होंगे, मेरे बॉसेस भी कहेंगे कि हाँ भाई ये तो कोई नई चीज लेके आती है, देखो नया प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है। तो आउटपुट भी क्या होगा, वो हम जदीद टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये छोटे छोटे चीजें अगर कुछ तुम देखो, जैसे भी मैंने तुम्हें ये ट्यूब वाली एक चीज बताई थी, एग्जाम्पल दी कि अभी भी वो एल्युमिनियम फॉइल की ट्यूब यूज हो रही है, मजे की बात है, आई ऑइंटमेंट हो या कोई भी चीज हो, मतलब इट्स समथिंग पैथेटिक एंड वेरी केयरलेस। अब इन लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि भाई खुदा के लिए प्लास्टिक के ऊपर चले जाओ, वैसे भी छोटी छोटी ट्यूब्स बना रहे हो, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, भले अंदर से प्लास्टिक के अंदर भी एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग होती है, बट यू नो, टू कीप इट सेफ, आप उस पे प्लास्टिक उसके ट्यूब्स के ऊपर मूव करो। एनीवेज वापस आते हैं, अब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आई रिमेम्बर वे बैक 10 years बैक, लक्स के अंदर पिंक एंड व्हाइट का कलर वी वर ऑल फेमिलियर। अब अगर आप लक्स के स्टैंड पे जाएं, पता नहीं कोई कोई कलर मुश्किल ही बचा है कि जो कोई रह गया। मैजेंडा मैंने देख लिया, पर्पल मैंने देख लिया, ऑरेंज मैंने देख लिया, ठीक है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ यार एक रेनबो रह गया है, यानी एक ऐसा सोप हो जिसके अंदर सारे कलर्स हो। सी दिस इज व्हाट इज इनोवेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देयर इज अ ड्रिंक, आप यहाँ जाए ना अरीना में,
तो देयर इज अ ड्रिंक जो कि ब्लू कलर की होती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ड्रिंक, बट वो उसके अंदर क्या होता है, वो कुछ खट्टी मीठी, कुछ उसके अंदर हरी मिर्ची भी डली हुई होती है, आई मीन सीरियसली। तो उसका टेस्ट देखो कितना इनोवेटिव है। अच्छा, देन देयर इज अ जूस नोन एज पीना कोलाडा, इफ यू हैव ट्राइड इट। सो सी पीपल आर एक्चुअली मिक्सिंग। अब ये स्मूदी का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, शेक को और आइसक्रीम को मिक्स कर दो। सो यू सी अब क्या हो रहा है, लोग, पीपल लव इनोवेशंस, दीज आर ऑल इनोवेटिव थिंग्स। और अभी पिज्जा पराठा, अब पराठे के ऊपर भी पिज्जा बन रहा है। तो दीज आर व्हाट इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट्स, एंड पीपल लव इनोवेशंस। या तो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा या फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो क्या होगा, आप रिस्क लेके देख लो। अगर हिट हो गया तो नथिंग लाइक इट वाली बात है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल। अच्छा ठीक है फवाद, मैसेज मैं एडमिन ने कर दिया था, दैट्स गुड। अच्छा जी, मुझे बताएं कोई सवाल यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का है तो प्लीज आस्क मी नाउ। पूछ लो बच्चों, कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो। अच्छा जी, is there any question? Let me check. All clear ma'am, all right. अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स एंड कल्चरल वेरिएबल्स। अच्छा, पहले वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ये चीजें, ये जो ट्रेट्स है ना, ये वैरी करती हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। वेरिएबल्स ये एक तरीके से अगर तुम कह लो कि ये वो ट्रेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वो ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से चीजें जो है वन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो रही होती हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेरिएबल ये कंसिस्टेंट नहीं होते, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे चेंज, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, दे कीप ऑन चेंजिंग, वेरी करता है, ठीक है। वेरी वर्ड से वेरिएबल्स निकला है। Organization structure का मतलब है there are few organizations which are tall organizations, there are few organizations which could be wide organization. Now I hope तुम लोगों को ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पता है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहां पर चेन ऑफ कमांड लंबी है, बॉसेस बहुत सारे हैं। फ्लैट या वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर सारे लोग एक लेवल पे काम करें तो ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसको हम वाइड या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको तो मैंने पढ़ाया है, बाकी लोगों का नहीं पता। बताओ, ये पता है तुम्हें टॉल ऑर्गेनाइजेशन और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? फवाद तुमने तो मुझसे पढ़ा है, बाकी का पूछ रही हूँ ना। बाकी बच्चे बताएं जल्दी से। सबको पता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है चेन ऑफ कमांड लंबी है, बॉसेस बहुत सारे हैं, 4-5 बॉसेस हैं, तो आपको अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है। फ्लैट का मतलब है कि 2 बॉसेस हैं या एक बॉस है, बाकी सारे लोग मैनेजरियल लेवल के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं, तो सबका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो ये भी चेंज होता है, ये भी वेरी करता है। फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, वो इंटर यूनिट का मतलब है हर यूनिट की परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, चेंज होती है, वेरी होती है। इवन डिपार्टमेंट के अंदर, डिफरेंट टीम्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द टीम लीडर, कम्युनिकेशन भी डिफरेंट होती है, बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। टाइम प्रेशर जो है वो भी लोग डिफरेंट तरीके से टाइम का प्रेशर ले रहे होते हैं, डिफरेंट है, इट वेरीज, ठीक है। डेडलाइन बहुत लंबा है, आराम से काम करेंगे, डेडलाइन बहुत शॉर्ट है, फौरन फौरन काम करना है, अर्जेंसी है। वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट, आपके पास सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये भी वेरी कर रहा होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स के अंदर आ जाओ, कुछ लोग होते हैं वो बड़े कमिटेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो इतने कमिटेड नहीं होते हैं, इट वेरीज। कुछ लोगों को ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होना जरूरी है कि भाई मेरा प्रोविडेंट फंड कट रहा हो, मुझे जॉब से निकाला ना जाए, हर वक्त उनको यही टेंशन होती है। अच्छा, डाउन साइजिंग हो रही है, कहीं मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं है, टेंशन की गोली होते हैं, चलते फिरते टेंशन देते हैं, ठीक है। क्रिएटिव पीपल, या देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव, वो कहते हैं रिस्क नहीं लिया तो नो रिस्क नो गेन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल वेरिएबल्स के ऊपर। अब देखें, कुछ चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन होती हैं जो कि कल्चर में होती हैं, कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कुछ चीजें नॉट एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लो एक्सटर्नल कंट्रोल्स।
पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, इकोनॉमिक करेंसी डिवैल्यूएशन देख लें, इंजेक्शन एंड लीकेजेस देख लें, इन्वेस्टमेंट्स देख लें, टैक्सेशन देख लें, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टॉलरेंस या रिस्क। रिस्क का मतलब होता है, अरे ओप्पो तुम क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? हाथ खड़ा करने की नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन भेजो क्वेश्चन आंसर सेशन की विंडो में। हाथ खड़ा करके ना कुछ समझ में नहीं आता। इधर चैट स्क्रीन बनी हुई है, देखो तुम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये चैट स्क्रीन Q&A लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर उस Q&A के अंदर जाके टाइप करो, ठीक है। ये हैंड रेस करने की कोई चीटिंग नहीं हो रही, बेमानी है ये, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों को खुश करने के लिए रखा हुआ है। सो डोंट रेज योर हैंड, रादर थ्रो योर क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम का कॉन्सेप्ट आई बिलीव तुम लोगों को चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर हमने करा था। ओपन सिस्टम के एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आएंगी। क्लोज सिस्टम एनवायरमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सबको पता है, फीडबैक आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। ऑफ कोर्स सेल्फ इवैल्यूएशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? कोई सवाल है तो बेटा कर लो। Any question if you have? ग्रीन वाला अगेन तुम्हारा साबुन स्लो है फवाद? ग्रीन वाले की हेडिंग है, ग्रीन वाला कल्चरल वेरिएबल है। कल्चरल वेरिएबल के अंदर सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी कुछ लोग कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। कुछ लोग कहते हैं हाँ कंफ्यूज रहना, अनसर्टेन रहना कोई मसला नहीं है, दे कैन हैंडल। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आई नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, इट वेरीज। टॉलरेंस ऑफ इम्प्रैक्टिकल, कुछ लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अब उसके लिए आपका टॉलरेंस लेवल होना चाहिए ना, कि कोई बर्दाश्त की कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, आपका पूरा जो पेस्टल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल एंड देन लीगल, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब टॉलरेंस ऑफ रिस्क, रिस्क कुछ लोग लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, इट वेरीज। टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज, तुमने 3 व्यूज पढ़े थे अबाउट कॉन्फ्लिक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल व्यू था भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, लड़ाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ज्यादा बेहतर ओपिनियन पे हम पहुंचेंगे, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, ठीक है। फोकस ऑन एंड्स, आउटपुट के ऊपर फोकस करो। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब होता है जब एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आएंगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगी, एनवायरमेंट विल नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। in open system environment does have, it does have impact on the organization, ठीक है। फिर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक का मतलब होता है इवैल्यूएशन एंड पॉजिटिव, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स टू हैव पॉजिटिव इवैल्यूएशंस, ठीक है जी। अब ये टर्म्स तुम सबको पता होने चाहिए। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लो। हाँ, कल्चरल वन रिपीट कर दिया है मैंने फवाद, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लो। Any question, if any one of you have, please ask me now. कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे। Understood. Good. Now I'm moving on to the next chapter, closing the slide. अभी दूसरी slide share करती हूँ। ओके भाई, मैंने भी स्लाइड खुद बंद की है। अच्छा जी, अब आ जाओ 14th वाले चैप्टर के अंदर। Alright. हाँ जी, now
right, slideshare, and I would like to share this slide. ठीक है, अच्छा बच्चों बताना, स्लाइड मूव हो रही है आगे पीछे? हाँ या ना में जवाब दे दो। स्लाइड मूव होती हुई नजर आ रही है? मैं बुलेट्स हटा रही हूँ, पॉइंटर्स हिला रही हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पहले ये तुम लोग अपना सॉल्व कर दो कि स्लाइड मूव हो रही है। यस हो रही है, गुड है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कितने पार्टिसिपेंट्स है, कितने आदमी थे, बच्चे कितने हैं? ओके, नाइस नाइस, गुड। बट यार तुम लोग कम से कम क्यों होते चले जा रहे हो? किधर गायब हो जाते हो तुम लोग? सबसे पहले भाई, अब आ जाओ, चलो जी दोबारा कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। हाँ जी, तुम लोग पहले तो खैर बिजनेस कम्युनिकेशन कर चुके हो, तो तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी देखने में जो तुम्हें नहीं पता हो। फिर भी चलो देखो, पार्ट ऑफ द करिकुलम है तो कर लेते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करिकुलम, लिखा हुआ है आपके कोर्स आउटलाइन में, उस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? सबसे पहले जब आपके पास कोई आइडिया आता है, कोई भी आइडिया दिमाग में आया है, एंड यू नीड टू शेयर इट विद द अदर पर्सन, तो इस पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देयर इज वन सेंडर एंड द अदर पर्सन इज नोन एज रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। आप पहले तो बेसिकली आप ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी, ट्रांसफर मींस द मैसेज वाज रिसीव्ड इन अ फॉर्म दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर। तो अब आ गया वर्ड रिसीवर का। सेंडर कौन है? सेंडर को हम कहते हैं वो इनकोडर होता है। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है भाई? इनकोडिंग का मतलब होता है, अब मजे की बात बताती हूँ मैं, जो ना वो रिकॉर्डिंग पे भी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी मजे की एग्जांपल बनाती हूँ, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ ना वो एक मार्कर की कंपनी खोलने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आइडिया चल रहा है कि मैं ना एक अच्छा सा मार्कर इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है। अब मैंने जो ना वो रात में ख्वाब देखा, क्योंकि मैं मार्कर के बारे में ही सोच रही थी, मार्कर ही बनाना है मैंने, लॉन्च करना है। तो मेरे पास एक रात में, देखो व्हाट इज ख्वाब एंड ड्रीम, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो प्रोसेस करता है सोते हुए भी। व्हेन यू आर स्लीपिंग योर ब्रेन इज एक्चुअली प्रोसेसिंग। तो होता क्या है कि आपने जो है वो, मैंने ख्वाब देखा। अब ख्वाब क्या देखा मैंने, कि मैंने ये देखा, कोई अच्छी सी पर्सनालिटी ले लो ना, जिसको तुम लोग सब जानते हो। अच्छा चलो मेमोजी को ले लो, ठीक है। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं जो ना वो सिग्नल पे खड़े होके उम्म, जो है वो मार्कर बेच रही हूँ, ठीक है। अब मसला क्या है कि बिकॉज आई हैव वर्थ इन द मार्केट, आई एम नोन, तो अब अगर कोई बंदा आके मुझसे ये देख कहेगा कि मिस सारा, आपको सिग्नल पे खड़े होके ये मार्कर बेचना है, मैं बोलूंगी तबीयत सही है, दिमाग सही है, यही बोलूंगी ना। मगर अगर वो बंदा आके मुझसे ऐसे बोलता है कि मिस सारा, देखें आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ठीक है, और जो मार्कर हम बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो खरीदेंगे या इंस्टीट्यूट्स खरीदेंगे, तो यू आर अ पब्लिक फिगर, सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली प्रमोट दिस मार्कर। तो अब मैं सोचूंगी कि हाँ ये बोल तो सही रहा है, क्योंकि मैं तो तकरीबन कराची की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाने जा रही हूँ, तो आई कैन बी द बेस्ट पर्सन टू सेल दिस मार्कर। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि अगला बंदा आपकी बात पे तैयार हो जाए, कायल हो जाए। अगला बंदा कौन होता है? रिसीवर। अगला बंदा कौन होता है? रिसीवर, ठीक है। तो बेसिकली इनकोडिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। अब इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल, अगर तुम्हें ये वाली एग्जांपल समझ में नहीं आई है तो एक और एग्जांपल ले लो। घर के अंदर मेहमान आते तो तुम अपनी पुराने वाले मग के अंदर उसको उनको चाय सर्व नहीं करते हो, तुम क्या करते हो? तुम अच्छा वाला नया वाला टी सेट निकालते हो, राइट? ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली यू आप अपने आइडिया को, रिसीवर, मेहमान इज द रिसीवर, तो रिसीवर के सामने प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट इज व्हाट इज इनकोडिंग। फिर रिसीवर, रिसीवर वो बंदा है जिसके साथ सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है। अब रिसीवर जो है वो इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रिटेशन को हम बोलते हैं डी कोडिंग। ये तुम सब ने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिसीवर जो है उसको डिकोडर बोलते हैं। डिकोडिंग का मतलब होता है कि वो मीनिंग देता है, मीनिंग देता है मतलब इंटरप्रेट करता है चीजों को अपने दिमाग के हिसाब से, कि हाँ ये बात इसने सही की है, ये बात इसने गलत की है। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज नॉट द सेम एज द रिसीवर अग्रीइंग विद द मैसेज।
अगर कोई रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है मतलब वो समझ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। मैंने मैसेज समझ लिया, आई अग्रीड कि हाँ अगर मैंने मार्कर बेचा तो मार्कर ज्यादा बिक सकता है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि मैं उनकी ऑफर कबूल कर रही हूँ कि हाँ जी आपका मार्कर मैं ही बेच दूंगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? सबको क्लियर है बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब दो। साबुन स्लो चल रहा है तुम लोगों का? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्या आ रहा है? ओके डन, चलो अच्छा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका उल्टा कौन सा कम्युनिकेशन होता है? इंट्रा। इंट्रा मींस विद इन योर ओन सेल्फ। आई गेस दैट इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब जहां पर वर्ड पैटर्न और नेटवर्क का आता है, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वन अप, वन डाउन, वन अक्रॉस दैट इज डायगोनल, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऑन द सेम लेवल, दैट मींस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मैनेजर्स, पीपल वर्किंग ऑन सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल। वहां पे वन अप वन डाउन नहीं होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन वन अप वन डाउन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑन द सेम लेवल। ये तो हो गया आपका पैटर्न। पैटर्न से फिर नेटवर्क ड्राइव हुए। नेटवर्क के अंदर आपने वाई, व्हील, चेन सब पढ़ा होगा, ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप सबको ये सारी चीजें पता हैं। फवाद तुम जवाब मत देना, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हें मैंने पढ़ाया है बिजनेस कम्युनिकेशन। बाकी लोगों से सवाल है, जो भी मैंने अल्फाज बोले, वाई, चेन, व्हील, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सबको पता है कि नहीं पता है? डायगोनल, जल्दी से जवाब दे दो। पता है, गुड, वेरी गुड, चलो जी सही है, आगे बढ़ जाते हैं। सही है। अब हमने क्या करा है, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन बनाई है कि अब ये फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कह लो डिपार्टमेंट्स। ये डिपार्टमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्यों बोला सबसे पहले पॉइंट बना दो इंफॉर्मेशन को? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन किसके पास गई, क्यों गई, कैसे गई? कंट्रोल। कंट्रोल के बाद उस इंफॉर्मेशन से लोग कैसे मोटिवेट हो रहे हैं? मोटिवेशन का मतलब डेफिनेशन मोटिवेशन की क्या है? इट्स अ ड्राइविंग फोर्स व्हिच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स। इट हैज 3 components: energize, direction, persistence। energize, direction, persistence। यहां तक सबको क्लियर है? इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, motivation, it's a driving force which drives you towards your goals. It has 3 components: energize, direction and persistence। फिर आ जाओ इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऑफ कोर्स यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ and you do have feelings, so feelings associated with your um, expressions, with your feedback in your reply is known as emotional expression. Everybody feels and you can reply feeling something. You can express your feelings you in form of your reply। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगर किसी को कोई भी सवाल है तो अभी के अभी पूछ लो, पूछ लो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। कोई सवाल नहीं है?
पक्की बात है? सवाल है या नहीं? If you have questions or you don't have questions, पूछो. All right, I'm moving on to the next slide. That's okay. ना बोलो तुम लोग, हो जाओ. अच्छा जी, सबसे पहले अब ये देखें इमोशनल एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात अपनी फीलिंग्स आप कैसे किससे बताएंगे? तो आप इंटरैक्ट करेंगे सोशल ग्रुप के अंदर, वर्क ग्रुप के अंदर, अपने वर्क प्लेस के ऊपर दूसरे एम्प्लॉइज के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को शेयर करेंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल जो है कोई भी काम करने से पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिसीजन लेने से पहले उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसका डिसीजन जो है वो राइट हो. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. दोबारा सेंडर है, रिसीवर है. सेंडर जो है वो मैसेज इनकोड कर रहा है, मीडियम यूज करते हुए रिसीवर के पास पहुंच रहा है, रिसीवर मैसेज को डीकोड कर रहा है, फिर वो डीकोड करके रिप्लाई रिस्पॉन्स बना के फीडबैक वापस सेंडर को दे रहा है. बीच के अंदर बैरियर आ रहे हैं. बैरियर इज नॉइज. ठीक है, barriers are the hurdles. So barriers are actually, it could be noise, it could be distortion, it could be any other thing. There are so many things which actually can cause the hurdles. Hurdles means some stoppages in the communication process. ठीक है, आगे आते हैं. Message source, sender intended meaning. ठीक है, encoding message converted into symbolic forms. Symbolic forms कह लो या तुम कह लो organized. ठीक है, I use the word organized. Channel, using the right route. Travel, देखो मैसेज ट्रेवल करता है. ठीक है, medium is the message itself and channel is the route. Always remember, medium is the message. For example, if I'm writing a letter, letter is my medium, but वो letter किस route से travel करेगा, that will be known as channel. ठीक है, वो letter मैं email कर रही हूँ तो email कैसे किया मैंने, hotmail यूज किया, gmail यूज किया, outlook express यूज किया, that will become the channel. Decoding is the meaning given to the message by the receiver. Noise, disturbance या interference with the communication which actually stops or misinterprets the message. ठीक है, distortion in communication. डिस्टॉर्शन में क्या हो रहा होता है भाई, मैसेज इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हर इंसान की नॉलेज लेवल डिफरेंट होता है. ठीक है, तो कुछ लोग अपने सोशल कल्चर के हिसाब से भी जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं. तो इनकोडिंग का मतलब होता है कि मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, आपने जो है वो उसको कोई और ही मीनिंग दे दिए. द इफेक्ट ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द सेंडर ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग द मैसेज. इनकोडिंग का मतलब है, मैं हर इंसान, अगर किसी भी इंसान को कोई भी 10 चीजें भी दे दो ना कि बोलो इसको रखो कहीं पे, तो उसका रखने का तरीका डिफरेंट होगा. हर इंसान की अपनी स्किल्स होगी, अपना माइंड प्रोसेस होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सी बात कर लो, घर के अंदर आप सबके वार्डरोब के अंदर यू हैव केप्ट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. ठीक है ना, इन योर ऑफिसेस यू विल बी ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन डिफरेंट वे. So this actually has some effect by your culture, the culture you belong to. We Asians are little messy. अब आप अमेरिकन या जापानीज या चाइनीज को देखोगे तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मतलब उनकी हर चीज बड़ी छोटे साइज की होती है, तो हम तो उनमें फिट भी ना है. ठीक है ना. उसके बाद हम बात करते हैं द मैसेज. ऑलराइट, मैसेज इटसेल्फ क्या होता है, मीनिंग जो उसका होता है, कंटेंट ऑफ द मैसेज इटसेल्फ. कंटेंट कि क्या चीज शेयर की जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उसको हम मैसेज कहते हैं. और मैसेज का चॉइस का फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपका अपना होता है. इसके अंदर बीच में मैसेज के नॉइज आके इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसको रोक सकता है, रुकावटें आ सकती है. यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी कर लो. If you have any question, please ask me now. If any one of you have any question, you can ask now. Medium और channel के अंदर difference. Medium is the message itself, whereas channel is the route through which that message travels. Medium is the message itself, whereas channel is the route of transmission for that message. Anonymous attendee. Is it clear? Is it clear to you?
All right. So why have you logged in with the anonymous ID? You don't have an ID yet? But that's okay. Anyways. All right. आगे बढ़ते हैं. Now ये slide से मैं आगे next slide पे move कर रही हूँ. I hope it's clear to everyone. अच्छा जी, चैनल हमने पहले अभी पढ़ा था कि मैसेज के ट्रेवल करने के लिए, कन्वे करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है ना, ऑफिस के अंदर देयर इज एन इंसिडेंट, कोई इमरजेंसी हो गई, या समझ लें कि जनरेटर या मेरी कोई प्रोडक्शन मशीन जो है ना, आपका शट डाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन, ठीक है, अब जनरेटर काम नहीं कर रहा, बैकअप स्टैंड बाय नाउ. तो इस सिचुएशन में जो भी मैनेजर है वो क्या करेगा? टॉप मैनेजर को वो ईमेल करेगा, वो मैसेज करेगा, या वो कॉल करेगा? इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो मैसेज होगा. अब वो चैनल कौन सा पिक कर रहा है, क्योंकि अब तो ये अर्जेंसी है ना कि मेरा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हुई हुई है, तो मैं इस सिचुएशन के अंदर, बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, आई एम गोइंग टू कॉल द टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, नो मैटर वो दुनिया के किसी कोने में हो, नो मैटर टाइम डिफरेंस का जोन हो रहा हो, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी हुई हुई है, सो आई विल बी कॉलिंग दैट इंडिविजुअल टू टेक द अप्रूवल कि हाँ मैं रेंट पे जनरेटर मंगा लूं और मैं इसको अपने सिस्टम को अप कर लूं. क्लियर है? कॉल के ऊपर ले लूंगी, उसके बाद बोलूंगी आई एम राइटिंग यू एन ईमेल, प्लीज चेक इट एंड गिव मी द अप्रूवल ऑन द ईमेल. व्हाई ईमेल? आई वांट टू हैव अ रिकॉर्ड. ठीक है, इज दैट क्लियर? या मैं उनको एक ईमेल कर दूंगी, एज पर आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आई एम गोइंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग दिस बैकअप जनरेटर व्हिच इज गोइंग टू कॉस्ट अस दिस मच अमाउंट, सो प्लीज रिप्लाई एट योर अर्लीस्ट. और फिर कॉल करके बोलूंगी, सर जी मैंने ईमेल की, जल्दी से यस का अप्रूवल भेजो. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करने का रूट होगा ना वो चैनल हो जाएगा. अब रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं. तो हर रिसीवर, फॉर एग्जांपल हमने बात किसी डिफरेंट तरीके, कोई डिफरेंट मीनिंग था हमारा बात करने का, मगर ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस बात को कैसे इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रेट का मतलब है वो कैसे उसको मीनिंग देता है और वो पूरी ईमेल का क्या मतलब निकालता है. ठीक है, दिस विल डिपेंड ऑन द रिसीवर्स एटीट्यूड एंड स्किल्स and actually how he or she decodes the message or interprets the message. ठीक है, और ये चीजें उसके सोशल कल्चरल, जिस भी कल्चर को वो बिलोंग करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, जैसे मैंने, क्या, आई हैव वर्कड विद डिफरेंट नेशनैलिटीज ऑफ पीपल ना, सो व्हेन आई वाज गोइंग टू द जीसीसी कंट्री ऑन द वर्क प्लेस, वर्क परमिट लाइक इकामा के ऊपर जब मैं जा रही थी, सो आई वाज एडवाइज्ड कि जो इजिप्शियंस होते हैं, you have to be very careful while you're working with Egyptians. Arabic speaking all are not cunning, but Egyptians के बारे में specifically मुझे ये बात की गई थी. अच्छा, when I went there, so Egyptians, you know, they're very very sweet with you. And again, we cannot stereotype कि हाँ अगर एक Egyptian बोला था तो we all Egyptians are bad. No, we cannot say that. Stereotyping हो जाएगी, जो कि ये गलत हो जाएगा. But होता क्या है? This was right. They're very sweet. Like they will talk to you, hi darling, how are you? And you know, this is the normal way they talk to you. But when it comes to the work, they're going to cut you off very sweetly that you won't even realize कि उन्होंने करा क्या आपके साथ. So this is actually क्या कि अब ये उनके कल्चर के अंदर है कि वो बड़ा स्वीट टंग रखते हैं when it comes to इखलाक या कन्वर्सेशन, बट जब काम पे आती है ना तो दे आर वेरी वेरी कनिंग, दे जस्ट प्रोसेस द थिंग्स इन सेकंड्स. और वो हमेशा इसको बड़े आराम से बेवकूफ बना रहे होते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम ऊपर से इतने स्वीट नहीं होते हैं, बट हम लोग, मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो पाकिस्तानीज थे, दे वर लैकिंग एंड दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली, वो पिस्ड ऑफ हो गए दो कम्युनिटीज के बीच में, वन इज इंडियन एंड द अदर इज Egyptians. This is what my observation is, specifically in the GCC world. ठीक है, अब बात करते हैं feedback loop. Communication channels distortions affecting the return messages from the receiver to sender. अब जब receiver किसी बात का reply या response रिसीवर के एंड से बैक टू द सेंडर आ रहा होगा, तो उसमें भी तो नॉइज आ सकती है ना, तो इंटरप्शंस तो आपके फीडबैक में भी आ सकता है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स. हम अब दूसरे लोगों से, एक बंदे से, दो बंदे से, या पूरे ग्रुप ऑफ पीपल से कैसे बात कर सकते हैं. दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन टॉक. प्लीज इनको एक दफा स्किम करो स्लाइड को. अगर किसी एक पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी के अभी पूछो. आई एम श्योर तुम सबको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता है. I'm sure about it. फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होती है? एक दूसरे से मतलब मिल के बात करना.
टेलीफोन पे बात करना, यू ऑल नो, मोबाइल पे बात करना, यू ऑल नो, ग्रुप मीटिंग्स, अगर 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, एक टास्क पे काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो 5 लोग मिलके डिस्कशन करेंगे डे एंड के ऊपर रोजाना, जब तक कि उनका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, ऑफ कोर्स ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, मेमोज, इंटरनल नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेल्स जो होती हैं, आपके मेल्स कुड बी इन द हार्ड कॉपी का मतलब है कोरियर से आए। ईमेल्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि ईमेल अलग लिखा हुआ, तो ये ट्रेडिशनल मेल विल बी द हार्ड कॉपीज ऑफ द लेटर्स, ठीक है। फैक्स मशीन अब ऑब्सोलीट हो चुका है, वरना फैक्स मशीन पे फैक्स भी आते थे। employee publications, there are so many researchers there and they keep on writing into the journals, ठीक है, तो उसको हम publications कह रहे होते हैं, जो कि उनके print होते हैं from their with their name, ठीक है। उनके पेटेंट्स होते हैं, they are the patents because they are the copyrights, they have the rights, they have written, it's their own material, ठीक है। तो वो कॉपी पेस्टिंग अगर कोई यूज भी कर रहा है तो they have to take permission from them। बुलेटिन बोर्ड्स, वी ऑल हैव सीन दैट, जो भी हम रोड्स पे जा रहे होते हैं तो साइडों पे जो नजर आते हैं वो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, जिसको हम व्यू करते हुए जा रहे हैं, वी गेट द इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे क्या सेल लगी हुई है या कोई नई क्रिकेट मैचेस कब कब हैं, सो वी कैन जस्ट हैव द इंफॉर्मेशन थ्रू द बुलेटिन बोर्ड्स। ऑलराइट, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, ऑफ कोर्स हम सबको पता है, आपके गानों की सीडीज एंड वीडियो की मूवीज जो होती थी, बट अब वो ऑब्सोलीट हो गया, नेटफ्लिक्स ने उसको थैंकफुली ऑब्सोलीट कर दिया। बट अगेन वी ऑल नो, टेप्स पहले कैसेट रिकॉर्डर्स वगैरह होते थे, उसके बाद यू नो देन सीडी का जमाना आया, फिर वो आपका आईपॉड का जमाना आया, अब तो मोबाइल पे ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है जी। अब ये काम करते हैं हॉटलाइंस। हॉटलाइंस मतलब आपके जो आप जब एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं तो आपने ये देखा होगा एक फोन भी लगा हुआ होता है, तो यू कैन डायरेक्ट हैव द कन्वर्सेशन विद द फोन बैंकिंग पर्सन, तो उसको हम हॉटलाइंस कह रहे होते हैं। दे कैन एसएसयू कार्ड फंस गया या कुछ भी आपने ब्लॉक करवाना है, कोई आपको ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द हॉटलाइन सर्विस, ठीक है। फिर हम ईमेल की बात करते हैं, वी ऑल नो ईमेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसको हम कहते हैं, जो कि हम अपना ईमेल आईडी यूज करते हुए करते हैं। फिर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, अगर ये कह लो कि यहाँ पर हम कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या बिकॉज वी आर यूजिंग अ गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग एन ऐप दैट इज जूम। और यहाँ पर इसको मैं टेली कॉन्फ्रेंस नहीं, टेली कॉन्फ्रेंस एंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस दोनों तकरीबन एक ही चीज है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस इसको मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि हमारा सबका कैमरा ऑफ है, अगर इसी में हम कैमरा ऑन कर देंगे तो दिस विल कवर द वीडियो कॉन्फ्रेंस। वॉइस मेल, या we are on vacations and we will be getting back on so and so date, so you can get back to us, thank you। so that was actually the voice mail, जो कि आप अपने कॉर्डलेस के ऊपर रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ऑन कर देते हैं, तो दैट्स द वॉइस मेल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी नाउ। कोई सवाल जल्दी जल्दी पूछो। पूछ लो भाई, कोई सवाल नहीं है, पक्की बात है। कमाल हो यार तुम लोग, कोई तो सवाल होगा, कर लो सवाल। नो क्वेश्चन एट ऑल, सीरियसली। सवाल नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तुम लोग कोई सवाल नहीं करो, आई गेस तुम लोग सो गए हो। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 10 लोग हैं, कहाँ गायब हो तुम लोग? 8 हैं ना, 2 तो हमारे पास, अच्छा एक कोई गायब हो गया है। कौन गायब हुआ है? रुको, ओप्पो A5 है, एनोनिमस गायब हो गया है प्रोबेबली। यस, एनोनिमस गायब हो गया है। चलो खैर है, देखते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन के मेथड्स को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब है चेक करते हैं कि भाई
क्या है, सब सही है। फीडबैक, फॉर एग्जाम्पल, फीडबैक विल हेल्प मी। मैं तुम लोगों से क्वेश्चन कर रही होती हूँ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया। तुम लोगों का रिप्लाई आता है, तो रिप्लाई से क्या होता है, मुझे आइडिया होता है कि बच्चों को समझ में आया, या अगर इस चीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल फवाद ने भी बोला कि वो ग्रीन वाला कल्चर वाला जो है वो रिपीट कर दे, मैंने थोड़ी सी उसकी डांट लगाई कि यार तुम सुनते क्यों नहीं हो, कि मैंने उसको रिपीट कर दिया। तो क्या है कि योर रिप्लाई एक्चुअली विल हेल्प मी इन मेकिंग दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कैपेसिटी, यानी आप कितना हैंडल कर सकते हैं डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को, कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क को। ब्रेथ पोटेंशियल मतलब कितना एक पोजीशन के ऊपर रहते हुए आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, खुफिया, प्राइवेट। इनकोडिंग एस मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डाटा के अंदर हाउ कंफर्टेबल यू आर। Decoding is how comfortable you are in giving meaning to what you have received. Time space constraint, time and space. Time का मतलब वक्त और space जगह, ये limited होती है, scarce होती हैं। तो इनको कैसे overcome करना है, इनमें रुकावटें आएंगी, तो इन constraints को, इन difficulties को आप कैसे handle करेंगे। Cost, money. Interpersonal warmth means कैसे आप कितना nicely, कितना lovingly, कितना affectionately you talk to people. Formality is again in the working environment we all have formal ways of communication, ठीक है। Again, but होता क्या है कि teams के बीच में एक टीम बॉन्डिंग हो जाती है, तो देन दे केयर अबाउट, तो केयर जब भी आता है तो इंटरपर्सनल वार्मथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अदरवाइज अगर मैं अपने बॉस से बात करूंगी तो वहां पे इंटरपर्सनल वार्मथ नहीं होगी, वहां पे फॉर्मेलिटी होगी कि आई विल बी टॉकिंग टू सर, बॉस, कुड यू प्लीज, दे विल बी टर्मिनोलॉजीज। टेलीफोन और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीफोन एंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, देखो टेलीफोन का मतलब होता है आप फोन यूज कर रहे हो। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग वाज एक्चुअली समवट with the, I mean, let me just go on to the last slide first. There were two terminologies which I said are similar. That was computer conferencing and teleconferencing. ठीक है, कंप्यूटर एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आर द सेम, बट इसको तुम जो है वो कंफ्यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा सवाल क्या आया है, टेलीफोन, टेलीफोन इज नॉट सेम एज कंप्यूटर। इज इट क्लियर टू यू एनोनिमस? एनोनिमस अटेंडी जो हैं, टेलीफोन के अंदर तो आप सबको पता है घर के अंदर टेलीफोन है, और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट सेम एज टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग। इज इट क्लियर? That's good, but I don't get what sort of question was that actually anyways. I mean seriously, आप लोग जो हैं वो ऐसा क्वेश्चन लेके आते हो कि बंदा जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि क्या सवाल आया है। अच्छा, एक और बच्चे का कोई सवाल आया हुआ है, दैट वाज ब्रेथ पोटेंशियल। अगेन लेट मी गो ऑन टू द अदर स्लाइड। किधर लिखा हुआ है ये यार, तुम लोग स्लाइड पे ही पूछ लिया करो ना, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। किधर है ये? ब्रेथ पोटेंशियल का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन मेथड की कैपेसिटी, आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आप कितनी चीजों को डेप्थ के अंदर देखो। यहाँ पर बेसिकली ब्रेथ चौड़ाई की बात होती है, ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि फ्रीडम, फ्रीडम आपको कितनी फ्रीडम स्पेस मिली हुई है, बेसिकली एक तरीके से कह लो विड्थ के अंदर कितनी स्पेस है आपके पास, दैट ऑन द सेम लेवल आप कितना कंफर्टेबली आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पोटेंशियल का मतलब है कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। कैपेसिटी कितना आप आउटपुट दे सकते हो, एक तरीके से कितना कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं
फॉर्मेलिटी, फॉर्मल वेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। बेटा मोहम्मद नईम, आपको क्लियर हो गया, जवाब मिल गया ब्रेड पोटेंशियल का, कि एक ही पोजीशन पे रहते हुए, एक ही लेवल के ऊपर, ब्रेड यानी विट के ऊपर रहते हुए आपके अंदर कितनी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस, ठीक है। एंड एनोनिमस, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, so I'm not going to answer your this question because मैम टेलीफोन कम्युनिकेशन में हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, so what sort of a question is this is not clear to me and I'm not going to answer it, ठीक है। तो आप फजूल में ओवर स्मार्ट क्वेश्चंस थ्रो ना करें, एंड लेट्स गेट बैक टू इट। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन या तो आप एक बंदे से कर रहे होंगे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कर रहे होंगे, दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, स्कैनेबिलिटी का मतलब है, स्कैन देखो, जब तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग जब ग्रोसरी करने जाते हो या तुम अपना कार्ड पंच करते हो तो तुम्हारा कार्ड स्कैन होता है, स्कैन का मतलब है वो मैग्नेटिक इंक रीड करता है एंड देन इट अलाउज यू। तो स्कैन करना मतलब आपकी आई स्कैन भी होती है कहीं कहीं पे, तो आपकी अटेंडेंस लग रही होती है, आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, आप देख के बात कर रहे होते हो, इवन आपके आई बॉल्स, आई मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे स्कैनेबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। इस स्लाइड पे अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ। स्कैनेबिलिटी का मतलब होता है, ये क्वालिटी होती है, डिग्री होती है ऑफ बीइंग स्कैनेबल। स्कैनेबिलिटी ऑफ बारकोड, हमने अभी आपको बताया कि बारकोड यानी आपका जो कार्ड होता है उसको रीड किया जाता है, ठीक है। रीड क्यों किया जाता है, इवन आप जो हैं वो अपना एटीएम कार्ड मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो मैग्नेटिक चिप को रीड करता है, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड के बाद वो आपको एक्सेसिबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, ये समझ लो, इस तरह से देख लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम कंजम्पशन, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जहां पर आप एक या एक से ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतना ज्यादा टाइम लगता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम सबको पता है, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स बट देन इवन देन वी आर गिविंग मैसेजेस, यानी कम्युनिकेशन दैट इज ट्रांसमिटेड विदाउट वर्ड्स, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स मगर फिर भी हम मैसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर, जेस्चर, ये सारे आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स कन्वे करते हैं, ठीक है। इवन आपका क्लोथिंग स्टाइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंप्रेशन इमेज, if you use some sort of sounds like or you use even para language, किसी वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना, किसी वर्ड्स को ज्यादा ऊंचे वॉल्यूम में बोला, फॉर एग्जांपल गेट आउट, सो यू नो दैट इज एक्चुअली चेंजिंग आपका जो वॉइस का कॉन्टोनेशन है, दैट इज चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो दैट इज अगेन पैरा लैंग्वेज, जो कि आपके वर्बल येट नॉन वर्बल के अंदर आता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? verbal intonations, वही वाली बात आ गई, पैरा लैंग्वेज, दैट इज when the speaker gives a certain word or phrase that conveys meaning, और emphasize कर रहे हैं आप, stretch कर रहे हैं आप, loud हो रहे हैं, तो ये verbal intonation है कि अब आप अल्फाज तो यूज कर रहे हैं बट फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही वर्ड को 2 दफा बोलती हूँ, गेट आउट मीन्स ओके फाइन जाओ, गेट आउट यानी अब उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, आई एम इन एग्रेशन, ठीक है। तो दैट इज वर्बल इंटोनेशन, इंटोनेशन के अंदर पिच, वॉल्यूम, स्ट्रेस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एंड दैट gives a hint in a non-verbal, it's verbal but yet non-verbal. Interpersonal communication के अंदर जो barriers हैं वो ये हैं, for example language, अभी कोई स्टूडेंट जब मुझसे फ्रेंच के अंदर या जर्मन के अंदर, या मैं लेक्चर जर्मन और फ्रेंच के अंदर देना शुरू कर दूं और मैं तुम लोगों से अजीबो गरीब लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो मैं मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए, so will you be able to understand the lecture? Of course not.
तो बैरियर आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, हर्डल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर कुछ चीजें पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल किसी से उसकी सैलरी पूछो, किसी से उसकी एज पूछो, किसी से उसका मैरिटल स्टेटस पूछो, किसी से उसकी फैमिली की डिटेल्स लो, ये नो इंट्रूडिंग पर्सनल लाइफ इज ओके, ऑल गुड बीइंग पाकिस्तानी। बट जब ये चीज अगर आप बाहर जाके करेंगे ना तो दे विल लाइक किल यू, मे बी दे इवन सू यू फॉर harassing them, ठीक है, और फॉर बीइंग पर्सनल। फिल्टरिंग, हमें वही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे हमारा मतलब निकल रहा हो। जब टीचर बोलता है ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुम दूसरों से भी पेंसिल वेंसिल लेके नोट करने लगते हो, वरना तुम पेंसिल और पेन लेके आने की नौबत नहीं आती है, ठीक है, क्लास के अंदर। इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कुछ लोगों की, ओ माय गॉड यस, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की आदत होती है एक ही इंफॉर्मेशन को चार जगह चार डिफरेंट तरीके से लंबी करेंगे। तो यानी यू नो यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग वर्ड्स 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 वर्ड्स, और जो मेन रीजन है ना वो बेचारा मर जाता है कहीं। डिफेंसिवनेस, अपने आप को बचा करके, अपने आप को सेफ करके बात करना, तो आप खुल के तो बात कर नहीं रही, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, any question if you have? Okay, good. अब यही इंफॉर्मेशन उन्होंने समझाई है। फिल्टरिंग का मतलब होता है डेलिबरेट इंफॉर्मेशन आप पिक करते हैं जो आपके फेवरेबल हो, आपको अपने इंटरेस्ट में हो, आप उसके ऊपर काम करोगे। आपके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप उस पर काम नहीं करोगे। इमोशंस का मतलब होता है आप बेसिकली रैशनल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, यू आर बीइंग लिटिल यू नो यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट। इमोशंस, दिल की बात, दिल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान है रादर देन लॉजिक। और बीइंग, यहाँ पे देखो डिसरिगार्डिंग रैशनल। डिसरिगार्डिंग रैशनल का मतलब है अपनी जहन को या अपने ब्रेन को या अपनी लॉजिक स्विच को ऑफ करके आप दिल की बात सुन रहे हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। अब डिफेंसिवनेस, आप यानी अपने आप को सेफ करके खेल के चल रहे हैं, तो आप खुल के तो बात करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको क्या, आप थ्रेटेंड है कि अगर मैंने ये बात खुल के की और मैंने कंप्लीट बात बताई तब तो मुझे डांट, मेरी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेव करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज, फॉर वी ऑल नो, जार्गन्स का भी एक वर्ड होता है। जार्गन आर द वर्ड्स व्हिच डोंट हैव द डिक्शनरी मीनिंग। फॉर एग्जांपल जितने भी चैटर्स हैं वो लॉल, लाफ आउट लाउड, ठीक है, ASAP, आई नीड दिस डॉक्यूमेंट ASAP ऑन माय टेबल, दैट इज एज सून एज पॉसिबल। मैंने अटैचमेंट भेजी FYI करके, और मेरा जो असिस्टेंट है वो मुझसे कहता है मिस आपका जो है ना वो लैपटॉप का जो है ना वो खराब हो गया है, कीबोर्ड खराब हो गया। मैंने कहा कैसे पता चला तुम्हें मेरा कीबोर्ड खराब है? तो ना ही वाज लाइक कि वो, मैं एक मिनट मेल खोल के बताता हूँ, अटैचमेंट तो मुझे आ गई है बट वो FYI लिखा हुआ है। मैंने कहा दैट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जार्गन्स आप हर किसी जिसको नहीं पता उनके साथ यूज नहीं कर सकते। नेशनल कल्चर जो है वो आपकी ओपननेस, आपका इंफॉर्मेशन शेयर करने का पैटर्न नेशनैलिटी वाइज जो है वो वेरी कर रहा होता है। पाकिस्तानियों का कुछ और स्टाइल होता है, फिर भी एशिया के लोगों का कुछ स्टाइल मिल जाता है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बट वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ओवरकमिंग द बैरियर्स टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले यूज करो फीडबैक। अब हम ये बैरियर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इससे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना होगा, व्हेन द फीडबैक इज इन्वॉल्व। फीडबैक का मतलब है रिप्लाई। अब तुम लोगों से बार बार हर स्लाइड के ऊपर मैं पूछ रही होती हूँ कोई सवाल, तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रही होती हूँ, मैं बैरियर्स को रिड्यूस करना चाह रही हूँ, ताकि तुम लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाए। सिंप्लीफाई लैंग्वेज, अगर तुम लोग ये देख रहे हो कि मेरा जो लेक्चर है, आई कैन इजिली डू द लेक्चर इन ऑल इंग्लिश, बट होता क्या है, आई नीड टू कीप इट वेरी सिंप्लीफाइड, ताकि मेरे तमाम तर स्टूडेंट्स को वो लेक्चर समझ में आ जाए। तो मेरा मोस्ट ऑफ द लेक्चर इज इन मिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश एंड उर्दू, बिकॉज इंग्लिश यूज करना, इट्स द लैंग्वेज व्हिच इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और आपके जो MCQs भी आएंगे वो उर्दू में नहीं होंगे, इंग्लिश में होंगे, सो वो भी मस्ट है, बट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उर्दू का मिक्स करना भी मस्ट है। सो यू नीड टू यूज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द लेक्चर, ठीक है, ताकि लेक्चर का पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाए। मैम जो यूट्यूब पे एक वर्ड
फिट लिखा होता है उसका क्या मतलब? हाँ, वर्ड एफटी लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है? बेटा उसका मतलब जो है वो मुझे पता नहीं है। अच्छा बेटा मेरे पास आईसीएमए से एक कॉल आ रही है, आप लोग 1 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? जी, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा क्योंकि आईसीएमए पी से थी तो मैंने कहा कुछ असल में मेरा कुछ काम था वहां पे। एनीवेज, अब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यानी इवन जो आप वर्ड्स यूज करें ना वो आसान वाले यूज करें जो कि लोगों लोगों को पता हो, फेमिलियर हो, लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। देर आर टू वर्ड्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजन, लेकिन अगर मैं एम्बिग्यूअस वर्ड बोलती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। अब मैं कंफ्यूजन बोलूंगी तो सबको पता है कंफ्यूजन का क्या मतलब है, ठीक है? इसी तरह से 2 वर्ड्स होते हैं और रीमेन्यूरेशन एंड पे। तो रीमेन्यूरेशन बोलो ना तो लोग परेशान होकर देखते हैं कि पता नहीं क्या फ्रेंच बोली, क्या बोला, चाइनीज बोला, क्या बोला, ये क्या बोल रही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी ना आपको आपकी पे मिल गई है तो लोगों को पता होता है पैसों की बात हो रही है, ठीक है? तो दैट इज, यू नीड टू यूज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, ठीक है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी स्टूडेंट को? अच्छा, फिर दूसरा, तुम लोगों का जो सवाल आ रहा होता है ना, तुम लोग जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हो, अजीब अजीब लेके आते हो, ठीक है? वो बेसिकली क्यों लेके आ रहे होते हो कि तुम, जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ तो तुम इधर उधर होते हो, मैसेज पे बात कर रहे होते हो, फोन पे बात कर रहे होते हो, ठीक है? लॉग इन करा है और कोई मूवी भी चल रही है, कोई गेम भी चल रहा होगा। एक्चुअली यू आर नॉट लिसनिंग टू मी एक्टिवली। लेकिन जो बच्चे मुझे एक्टिवली लिसन कर रहे हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको समझ में आ जाएगा पहली दफा में। कॉन्स्ट्रेन इमोशंस, देखो अल्लाह ताला ने दिल दिया है, फीलिंग आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। पाकिस्तानी होने के नाते और एशियन होने के नाते तो हम बहुत ही वैसे इमोशनल हैं। इमोशनल कॉमो में से एक है। कॉन्स्ट्रेन का मतलब है कभी कभी आप इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपको कोई भी डिसीजन लेने में ना रुकावट होती है। यू थिंक अबाउट अदर्स। नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी को फायर करना है, किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कमिटी बैठी हुई है और आपको अनाउंस करना है कि भाई आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। सो इट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब टास्क फॉर यू, ठीक है? वॉच नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं? नॉन वर्बल क्यूज होते हैं फॉर एग्जांपल आपका अभी हमने पढ़ा फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट। हम जब झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें पकड़ लेते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे नॉन वर्बल क्यूज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते हमारे वर्बल लैंग्वेज से। मतलब हम कंफ्यूज होते हैं, हम जो है वो बेसिकली आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो यू सी नॉन वर्बल क्यूज जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है? सो दिस इज इट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। एक बात थी तो अब एक्टिव लिसनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, हाउ यू कैन बिकम एन एक्टिव लिसनर। सबसे पहले, अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर। जब स्पीकर कुछ बोल रहा होता है, लेट दैट पर्सन फिनिश। रीजन बीइंग, एक तो ये अनएथिकल भी है, ठीक है? अनएथिकल के साथ साथ जो है इट एक्चुअली कॉजेज, इट बिकम्स अ बैरियर, ठीक है? इट बिकम्स अ बैरियर। और ये बैरियर ऐसा होता है कि इट इज पीपल एक्चुअली एट टाइम्स गेट, एक मिनट जी, people get aggressive, offended, and they don't like talking to people or having conversation with people who actually interrupt, ठीक है? इवन एट टाइम्स ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, वो फजूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, एमी वो ना ओवर एफिशिएंट। अभी मैं आगे वही बात करने जा रही हूँ, तुम पहले से सवाल करके लेके खड़े हो गए। सो आई टेल माय स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, होल्ड योर क्वेश्चंस अंटिल आई फिनिश द टॉपिक। तो क्या होगा, जब मैं फिनिश कर दूंगी टॉपिक तो तुम्हारे सारे सवाल तो, मोस्ट ऑफ द सवाल वैसे ही आंसर हो चुके हैं। हाँ, उसके अलावा कोई चीज तुम्हारे दिमाग में फ्लिकर कर रही होगी, यू कैन ऑलवेज, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चन। डोंट ओवर टॉक, यानी मेरी बात काट के आप शुरू हो गए,
बी empathetic. empathetic का मतलब होता है you need to actually put yourself onto the other person's place and think, अगर तुम्हारे साथ ये बात होती, तुम्हें कोई ये अल्फाज बोलता तो तुम्हें कैसा लगता. ठीक है. make eye contact. yes. आपकी जब मैं फिजिकल क्लासेस ले रही होती है तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि आई कैन रीड योर नॉन वर्बल जेस्चर्स. आप आई कांटेक्ट या कभी छत देख रहे हो, कभी जमीन देख रहे हो, तो मुझे समझ में आता है यू आर गेटिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द लेक्चर. ठीक है. exhibit affirmative head nods and appreciate facial expressions. For example, you are understanding, तो कुछ लोग सिर्फ अपना सर जो है वो पॉजिटिव तरीके से with a smile, you know, अगर लड़कियां तो ब्यूटीफुल स्माइल के साथ जो है they are just, you know, shaking their heads, nodding their heads and yes yes they are understanding. ठीक है. और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा फ्राउनी सा फेस बनाते हैं, मुझे चिढ़ा रहे होते हैं सुबह सुबह. अरे क्या सुबह सुबह आ गई हैं, क्या लेक्चर चल रहा है, क्या बोल रही है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है. ठीक है. दैट गिव्स मी अ फीडबैक. सबसे पहले आस्क क्वेश्चन करो. ठीक है. क्वेश्चन जरूर पूछो, लेकिन टॉपिक के एंड में पूछो, जब टॉपिक कवर हो चुका हो, बोलने वाला अपनी बात कंप्लीट कर चुका हो. अगर उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन. डिस्ट्रैक्ट नहीं करो. मोबाइल फोन्स को जो है वो साइलेंट पे रखो ताकि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट इवन यूजिंग योर जेस्चर्स. फॉर एग्जांपल, आप द स्पीकर इज स्पीकिंग एंड यू आर लुकिंग एट द रूफ. व्हाट डज दैट मीन? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम और हर. अच्छा, दूसरा ये कहना बहुत बेवकूफी वाला होता है, बस प्लीज इसको रिपीट कर दे. नो, यू पैराफ्रेज इट. डिड यू मीन टू से दिस? तो अगर आपको समझ में गलत आया होगा, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. बट अगर जब तुम लोग ये बोलते हो ना बस इसको रिपीट कर दे, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिपीट कर दे? रिकॉर्डेड लेक्चर है, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, समझ आ जाएगा. ठीक है. तो पैराफ्रेज का मतलब होता है आप रिपीट करो कि आप डिड यू मीन टू से दिस, इसका मतलब क्या ये है. तो अगर वो नहीं होगा, वो अगर होगा आप सही समझ रहे हो कि मैं बोल दूंगी यस यही है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं. बट अगर वो नहीं होगा, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिपीट इट. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां तक? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, जल्दी जल्दी पूछो. कोई क्वेश्चन है बच्चों? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. कोई सवाल ही नहीं आ रहा है. तुम लोग क्यों नहीं सवाल आ रहे भाई? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं. मैं तुम लोग को हमेशा एग्जांपल देती हूँ. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है. फॉर्मल मतलब हर चीज के अंदर ना वो रूल्स रेगुलेशन अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना काम करना अच्छा भी होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं मजे की बात बताती हूँ. देखो, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल. ठीक है. कराची यूनिवर्सिटी का माहौल वाज वेरी इनफॉर्मल. ठीक है. आईसीएमपी का माहौल इज वेरी इनफॉर्मल. केएनएस का माहौल इज वेरी इनफॉर्मल. ठीक है. फिर जब कराची यूनिवर्सिटी में काम करते करते ना, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद इकरा यूनिवर्सिटी. इकरा यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, यू नो, टिप टॉप. टशन बहुत होते हैं ना, टशन कह लो या व्हाट डू यू से, शशके बहुत होते हैं. ठीक है. सो होता क्या है, वो शशकों के अलावा होता ये है कि रिजल्ट आपको 3 दिन में लॉक करना है. एग्जाम के 3 दिन के बाद, आपका एग्जाम आज हुआ है, 3 दिन के अंदर मुझे कॉपीज चेक करनी है. चलो मेरे पास 3-4 सेक्शंस हैं तो 90-100 कॉपियां 3 दिन के अंदर चेक हो सकती हैं. बट अगर मेरे पास पूरा डिपार्टमेंट है, मेरे पास आपके 7 कोर्स एक कैंपस के हैं, 3 कोर्स दूसरे कैंपस के हैं, तो ये हो गए 10 क्लासों के अंदर अगर 60 की स्ट्रेंथ है, 600 कॉपियां मैं कैसे 3 दिन में रिजल्ट दे सकती हूँ, आपको मुझे बताओ. ठीक है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट सिनेरियो एंड actually what I am today is because of the Ikra University. I will be very honest. उसने मुझे काम करना सिखाया, मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाई, आधे दिन के अंदर इवेंट करवाना है सिखाया, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, ड्रेसअप करना है. आई ग्रूम्ड देयर, आई लर्नड अ लॉट देयर. व्हाटएवर आई एम टुडे आई ओwe टू इकरा यूनिवर्सिटी फॉर दैट. तो अब मेरे जैसा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल चुका है ना, तो अब मेरे लिए बहुत आसानी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना. तो वहां पर मैं आई मैनेज, आई एम द, यू नो, मास्टर, द क्वीन एक्चुअली. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करें ना, तो मैं हमेशा
जब हायरिंग पैनल के अंदर ही बैठी होती है ना, तो मेरे पास सीवी आती है, तो अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से काम किया हुआ है या सिटी बैंक का काम किया हुआ है ना, तो मैं उसकी सीवी देखते हुए कहती हूँ हाँ ये बंदा हमारे पास आराम से चल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको करियर के स्टार्ट के अंदर इतना रगड़ा देगा ना, सेम लाइक इकरा यूनिवर्सिटी, कि फिर आप जब इस प्रेशर के अंदर काम कर सकते हो तो आप दुनिया के कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हो। सही है? So that is what is the difference between formal communication and informal communication. Formal communication जहां पर official chain of command बहुत ज्यादा होती है और जहां पर आपको हर वक्त communicated, हर वक्त जो है वो connected रहना पड़ता है। Informal communication का मतलब हो जाता है जहां पर communication के कोई structure, कोई hierarchy नहीं है। Anybody can talk to anyone and that too without following the rules and regulations to satisfy their needs, and that could be even a social interaction. कि अभी फॉर एग्जांपल आपकी मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे पास अभी गुलशन कैंपस नीपा से कॉल आई है सर अजीम की, वो दूसरी क्लास का टाइमिंग्स मुझसे फाइनलाइज कर रहे थे, मैंने उनको फोन पे भी बोल दिया, मैंने उनको मैसेज भी कर दिया ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। ठीक है, दिस इज हाउ वी वर्क। तो ये क्या है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ वर्किंग है। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लो। अब मोहम्मद नहीं, मुझे ये यूट्यूब वाला नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं यूट्यूब पे एफटी नहीं देख रही होती। ठीक है, उसका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, तुम गूगल कर लो। बाकी कोई अगर कोई सवाल, कोई अच्छा वाला सवाल है तो करो। Any question if any one of you have? Fawad, are you there? Irza Mir? Irza, are you there? Malik Mohammed Anas? Ozair? सुन रहे हो? अंडरस्टूड? जवाब तो दो ना मेरे बच्चों, तुम लोग जवाब दोगे तो फिर आगे बंदा बढ़ेगा ना। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, दोबारा कम्युनिकेशन के आपके फ्लो आ गए। देखो, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक जूनियर स्टाफ जो है वो अपने बॉसेस से बात कर रहा होता है। लैटरल या हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब सेम लेवल पे बात हो रही हो। डायगनल का मतलब होता है अपवर्ड भी हो रहा हो और डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो रहा हो। और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब टॉप मैनेजमेंट जूनियर स्टाफ से बात कर रही हो। देख लो इस डायग्राम को, सब क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, मजीद कोई कंफ्यूजन है तो अभी के अभी पूछो, बाद में पूछा तो पिटाई होगी। पूछो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डाउनवर्ड का मतलब है जब एक मैनेजर अपने जूनियर से बात कर रहा होता है, उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, उनको काम दे रहा होता है, उनको ऑर्डर दे रहा होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है अब मैं जूनियर हूं, मैं अपने बॉस से बात कर रही हूँ, मैं उनको रिपोर्ट कर रही हूँ, उनसे अप्रूवल मांग रही हूँ, उन्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हाँ जी ऐसा सा मसला हो गया है। ठीक है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। फिर हम बात करते हैं लैटरल। लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं किसी और फैकल्टी मेंबर से बात कर रही हूँ। मैं एक मैनेजर हूँ, मैं किसी और मैनेजर से बात कर रही हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर क्या होता है, सेव टाइम हो जाता है, हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, सेम लेवल पे बात हो रही होती है, तो कोई अप्रूवल, कोई फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चल जाती है। ठीक है। डायगोनल का मतलब क्या हो जाता है, अब हम अक्रॉस यानी डिफरेंट लेवल पे भी बात कर रहे हैं और डिफरेंट एरिया में भी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, मैं एचआर में काम करती हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है आईटी वाले से बात करूंगी ना। अब मैं आईटी ऑफिसर से भी बात कर रही हूँ, मैं आईटी हेड से भी बात कर सकती हूँ, भाई मेरा लैपटॉप जल्दी रिप्लेस करवा दो। तो दैट इज वन अप या ऑन द सेम लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। चेन ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है कितनी फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी मेरे कितने बॉसेस हैं, मेरे अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे जूनियर्स कितने हैं। व्हील नेटवर्क का मतलब होता है कि जो लीडर होता है वो मेन हब है और वो तमाम लोगों से वन ऑन वन बातें कर रहा है। ऑल चैनल का मतलब है कोई भी किसी से भी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन बात कर सकता है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल मेंबर्स। ये एग्जांपल है। चेन के अंदर वन अप वन डाउन, व्हील के अंदर लीडर इज द मेन पर्सन हु इज टॉकिंग टू। ऑल चैनल हर कोई हर किसी से बात कर सकता है। अब मुझसे यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लो। Any question if any one of you have, please ask me now.
अनस्ट्रक्चर्ड फवाद, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है भैया? पहले तो मुझे ये बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ लीडर बताती हूं मैं तुम्हें। इमर्जेंस ऑफ लीडर का मतलब है लीडर बनते हैं, इमर्ज होते हैं, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ लीडर का मतलब ही क्या होता है कि लीडर नमूदार हो गए, बन गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ, फवाद ने क्या लिखा है मैम, जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है भाई साहब, अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। थोड़ा सा अपने वर्ड्स को देखो क्या बोल रहे हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें होती है ना, तुम क्या पूछो मैम, ऑल चैनल नेटवर्क में होगा ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है उसके अंदर हम कोई फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर रहे हैं, हर इंसान हर किसी से बात कर सकता है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल तुम लोगों को दी आईसीएमए की, सर अजीम की अभी मेरे पास कॉल आई थी और उनको ये भी पता था कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, दिस वाज फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स वो फाइनलाइज कर रहे हैं, कल से सेक्शन स्टार्ट करना है, तो उनको भी जरूरी भी था, ठीक है। ठीक है फवाद बेटा, उजैर आपको भी समझ में आ गया कि लीडर्स जो है वो कभी कभी हिडन होते हैं, तो वो इमर्ज हो जाते हैं। इमर्ज मतलब दे ट्रांसफॉर्म, दे कम अप, दे आर नोन बाय अदर्स, पीपल कैन सी यस दिस इज अ गुड लीडर, ओके गुड, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ग्रेप वाइन तो मेरा फेवरेट है भाई, ग्रेप वाइन तो मैं खुद भी बहुत करती हूँ। चलो जी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेप वाइन क्या चीज है? सबसे मजेदार बात है, ग्रेप वाइन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल बड़ी अच्छा तरीकेकार होता है। मैं मतलब किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, अब ऑफिशियली तो मेरे पास अप्रूवल आई नहीं है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं किसी से, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं किसी एक को बुलाती हूँ डिपार्टमेंट में से, और जो मुझे पता होता है वो बेचारा फुप्पो है, ठीक है ना, फुप्पो के सामने में ना बातों बातों में ना किसी बात का जिक्र कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने बातों बातों में जिक्र कर दिया, और जिक्र करने के बाद मैंने पता क्या किया, मैंने जब वो जा रहा था ना, जाते हुए मैंने बोला देखो ये बात मैंने तुम्हें बताई है ना, ये तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। अब बस 5 मिनट के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल चुकी होती है, ठीक है। इससे होता क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, कोई फॉर्मल आपने कमांड भी यूज नहीं किया, कोई अप्रूवल भी यूज नहीं हुआ, बड़ा क्विक होता है ये, ठीक है। बट इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, ह्यूमर, र्यूमर, गॉसिप्स ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप लोग गॉसिपिंग शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर डाउट होता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि हमें फॉर्मल चेन ऑफ कमांड से तो आई नहीं है, ऑफिशियली तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये कोई ऐसे ही एवं खबर हो, इसके अंदर कोई हकीकत ना हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ग्रेप वाइन के अंदर? ग्रेप वाइन के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? ग्रेप वाइन के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन, कोई सवाल, तो बच्चों कर लो, ठीक है। तो मैं अब चैप्टर राउंड अप पे जा रही हूँ, एंड लेट्स चेक कि तुम लोगों को इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है कि नहीं पता है। आज की क्लास यहीं पे रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये सारे टर्म्स तुमको पता होने चाहिए। अब ये क्या टर्म्स है भाई? कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू वन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, organizational communication when you are actually talking in the business world, within the organization or outside the organization, on the behalf of the organization. Organization is a place where number of people are working together under one single tagline. Message is any information, any meaningful information which you want to share with the receiver. Encoding, organization of the data, organization of the information which you want to share with the receiver. Channel is the route through which you transmit that information. Decoding is the meaning or interpretation you are giving to that message, being a receiver. Communication process takes place between a sender and a receiver. The sender encodes the message, the receiver receives the message and decodes the message and gives the reply and the feedback back to the sender. There might be an element of barriers and hurdles in the
communication process which we term as noise. There are 4 types of noise: physical, psychological, physiological and semantic. But उसकी डिटेल आपके चैप्टर में नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो हिफ्ज हुई नहीं किताबें. Non-verbal communication. Non-verbal communications is a communication process where you are sending a message without using words. Now the question is, how we can send a message without using words? Yes, you can send a message without using words, using your eyes, using your facial expressions, using your body language, using your hands like a thumbs up, using posture. Even when you are saying something and you're stressing on some particular words, that is the paralanguage, and verbal yet non-verbal, that is voice intonations. कुछ सवाल किसी ने किया है? सेमेंटिक नॉइज बता दे. सेमेंटिक का मतलब होता है जब आप मीनिंग, जार्गन सेमेंटिक है. जार्गन का मतलब है अब मैंने जार्गन यूज कर दिए, कोई ऐसा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज कर दी जिसका मीनिंग तुम्हें पता ना हो, जार्गन. ठीक है. फिजिकल, मोबाइल बज गया, जनरेटर ऑन हो गया, शोर शराबा हो रहा है. साइकोलॉजिकल, यू आर physically present somewhere but you are mentally somewhere wandering. एफिल टावर पे या कहीं आप डेट में मार रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, क्लास में फिजिकली बैठे हुए हैं बट आप कहीं और है आपका दिमाग. अच्छा. फिजियोलॉजिकल, अब फिजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, अचानक से आपके सर में दर्द शुरू हो गया, ठीक है, या आपको भूख लग गई जैसे तुम सबको अभी लग रही होगी, ठीक है. तो जो है आप जो बात की जाती है उसके ऊपर से आपका ध्यान हट जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. बट नॉइज के टाइप्स इन्वॉल्व नहीं है आपका कोर्स के कंटेंट के अंदर, बट स्टिल वी हैव कवर्ड. ठीक है. नॉन वर्बल भी सबको क्लियर हो गया. ठीक है. अब बात करते हैं नॉन वर्बल के टाइप्स हैं. बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी का कोई भी पार्ट यूज करते हुए आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो. वर्बल इंटोनेशन, मैंने पैरा लैंग्वेज आपको अभी बताया कि आप बोलते हुए किसी अल्फाज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, किसी अल्फाज के ऊपर को ज्यादा खींच रहे हैं, या उस अल्फाज को बोलते हुए आप अपनी पिच को, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिल्टरिंग, जब आप अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं. सिलेक्टिव परसेप्शन, हर इंसान का जो है वो, हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग के अंदर देख रहे होते हैं, बट हम सबको मीनिंग नहीं देते. हम उन चीजों को मीनिंग देते हैं जो हमसे रिलेटेड होती हैं. तो दैट इज व्हाट इज सिलेक्टिव परसेप्शन. परसेप्शन इज थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है. मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, या हम सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज को मीनिंग देना शुरू कर दें. तो हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमसे रिलेटेड हो. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, किसी भी इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा ओवरलोड कर दो, इतना ज्यादा खींच दो, इतना ज्यादा भर दो कि उसके लिटरल मीनिंग समझ में ना आए. जार्गन, ऐसे अल्फाज यूज करना जिनके डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते. ये हर ऑक्यूपेशन की टर्मिनोलॉजीज होते हैं. डॉक्टर आपको बोलते हैं एमआरआई करा लो. अब मेरे जैसे इंसान को कैसे पता एमआरआई क्या है? हाँ, मुझे अब पता चल गया कि मैंने कराया. डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए. ये मेरे साथ हुआ था फन. अब मैं बड़े मजे में कॉन्फिडेंटली चली गई यहाँ के टेस्ट तो करवाने. तो मुझे वो मशीन के अंदर डालने लगे. मैंने कहा कोई मसला नहीं, एक्सरे हो जाएगा. जब मैं मशीन के अंदर जाने लगी तो मुझे उन्होंने एक घंटी पकड़ाई और बोला कि अगर आपका दम घुटे या कुछ अजीब सी सफोकेशन आपको फील हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा. ओए, मेरे तो पैरों में नीचे जमीन निकल गई. मैंने कहा पता नहीं कौन सा टेस्ट हो रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट टाइप का हॉस्पिटल लग रहा था मुझे. मैंने कहा मशीन इनकी बंद हो गई तो मैं तो अंदर फंस गई. अब मुझे पता लग गया कि एमआरआई क्या होता है, तो किसी को साथ लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए. तो ये क्या था, जार्गन हुआ मेरे लिए कि आई वाजंट नोइंग द टेस्ट बिकॉज आई वाजंट फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज. ठीक है. कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन टिल हियर? ठीक है, आगे जाते हैं. एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आप लिसन कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यू रेज योर हैंड आफ्टर द स्पीकर हैज फिनिश्ड. तो एक्टिव लिसनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे. पैराफ्रेज करो रादर देन सेइंग कि इसको रिपीट कर दें. तुम ये बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, अगर तुम्हें गलत समझ में आएगा तो हम रिपीट कर ही देंगे. ठीक है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट टास्क और ट्रेट्स और क्वालिटीज फॉर बीइंग एन एक्टिव लिसनर. उसके बाद हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन या प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा हो. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन और
प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वेयर एज चेन, वाई, व्हील, ऑल नेटवर्क इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है. फिर हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू, व्हेन अ बॉस इज टॉकिंग टू द सबऑर्डिनेट्स. अपवर्ड कम्युनिकेशन व्हेन जूनियर्स आर टॉकिंग टू द बॉस. कोई सवाल यहां तक किसी भी स्टूडेंट को तो पूछो मुझसे अभी के अभी. कोई सवाल है किसी भी स्टूडेंट के पास तो मुझसे अभी के अभी पूछ ले. अनस समझ में आ गया है? फवाद को समझ में आ गया? सिमेंटिक नॉइज मैंने आपको बता दिया. मोहम्मद नईम, सिमेंटिक नॉइज क्लियर हो गया आपको? सिमेंटिक का मतलब होता है जब आप जार्गन यूज करते हैं या कुछ ऐसी एब्रीविएशन या ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो एक कॉमन मैन को नहीं पता हो. मैंने एग्जांपल दी कि मुझे डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट लिख के दिया, उसमें एमआरआई लिख दिया, मैं चली गई करवाने के लिए बिल्कुल ही मतलब रॉकेट साइंस बन के कि हाँ भाई कोई मसला थोड़ी, टेस्ट करा लूंगी. अब जब टेस्ट कराया तो पता चला है, तो अब मैं जो ना वो किसी ना किसी को लेके जाती हूँ. खैर शुक्र है अल्लाह का, जरूरत है जिंदगी में एक ही दफा खाली, वो भी मुझे सऊदीया जाने के लिए वो अपना मेडिकल करवाना पड़ा था. अदरवाइज अब अल्लाह ना करे दोबारा करवाना पड़े. दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट प्रोसेस. था कुछ भी नहीं लेकिन डर गया था बंदा. ठीक है जी. और बताओ कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? इफ एनी वन ऑफ यू हैज, तो प्लीज इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अभी के अभी मुझसे पूछ लो. ठीक है जी. मेरे ख्याल से यहां तक हो गया है. अच्छा मुझे एक चीज बताएं मैम, थर्सडे टू सैटरडे क्लास होंगी? नो, नो क्लासेस ऑन थर्सडे टू सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे फॉर नाउ. ठीक है. एंड मैं मैनेजमेंट से थोड़े दिनों बाद आपको बता दूंगी. मैं वेंसडे के लिए भी कोशिश कर रही हूँ. जैसे ही अगर मेरा वेंसडे का स्लॉट सुबह वाला फ्री निकल आता है ना, मुझे केएनएस में अपनी क्लास शफल करनी है, तो आज मुझे वो कंफर्म हो जाएगा. तो इंशाल्लाह आज दोपहर में आई विल बी टॉकिंग टू दी ऑनलाइन मैनेजमेंट, और फिर मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे की इंशाल्लाह क्लास आपकी 9 to 11 इन्हीं टाइमिंग्स पे होगी, क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई डोंट लाइक टेकिंग इवनिंग क्लासेस. ठीक है. एनीवेज और बताएं, कोई कंफ्यूजन? एंड बेसिकली थोड़ा टू बी ऑनेस्ट मेरी अवेलेबिलिटी का इशू हो रहा था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पे. ठीक है फवाद, तुम्हें पता है कि मैं आईसीएमए में क्लासेस ले रही होती हूँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. एनीवेज एनी क्वेश्चन? ठीक है. फिर इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती है आपसे कल सुबह 9 बजे. कोई सवाल हो इस चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिएगा. कल भी आप सवाल कर सकते हैं. कल पहले मैं आपसे पूछूंगी, 5 मिनट आपको दूंगी कि हाँ भाई किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो कर लो. 9 o'clock प्लीज शार्प गेट ऑनलाइन, बिकॉज आप यू गाइस कैन, 9 इज नॉट दैट अर्ली. ठीक है. सो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिएगा. कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा कल. ओके, अल्लाह हाफिज.